हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे इकोनॉमी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सीरीज़। और जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमने उठाए हैं वो हैं विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ से। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 पर। इससे पहले हमने 3 लेक्चर करवा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा आपको इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है हमारी और भी बहुत सारी सीरीज़ चल रही हैं, तो आप हमारी चैनल पर विजिट कर सकते हो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है। तो चलिए आज के इसको शुरू करते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच while following a counter cyclical fiscal policy, which of the following steps are taken by government during recession। ये बोल रहे हैं कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी जब हम फॉलो करते हैं तो मतलब जो फॉलो किया जाता है तो गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेती है ड्यूरिंग रिसेशन। ड्यूरिंग रिसेशन जो गवर्नमेंट है वो कौन कौन से स्टेप्स लेती है ड्यूरिंग काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होना चाहिए कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी होती क्या है। देखो काउंटर साइक्लिकल फिस्कल, देखो काउंटर मतलब अपोजिट और साइकिल मतलब साइकिल, जो भी साइकिल चल रहा है फिस्कल पॉलिसी, तो मतलब जो भी साइकिल चल रहा है उसके जो अपोजिट हम कोई फिस्कल पॉलिसी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जैसे कि इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट स्टेप लेगी ड्यूरिंग रिसेशन, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेप लेगी ड्यूरिंग रिसेशन। अब जब रिसेशन चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है, जब रिसेशन चल रहा है मतलब स्लो डाउन चल रहा है, ये क्या है, स्लो डाउन है। जब स्लो डाउन चल रहा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वैसे तो स्लो डाउन चल रहा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी, मतलब मनी सप्लाई को मतलब जो मनी सप्लाई बोल रही हूँ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी और क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस करेगी। क्या करेगी, टैक्सेस को रिड्यूस करेगी, और टैक्सेस को रिड्यूस करेगी। इससे क्या होगा, जो स्लो डाउन हो गया इकोनॉमी का या जो रिसेशन हो गया इकोनॉमी का, उसमें क्या आएगा, इकोनॉमिक बूम आएगा। उस इकोनॉमिक बूम के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसमें और ज़्यादा मनी को जो है इन्वेस्ट करती है जब इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। तो इसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ऐसे देखो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट जो भी इकोनॉमी के लिए जो काम करती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। काउंटर साइकिल मतलब साइकिल चल रहा है किसका, रिसेशन का, और गवर्नमेंट क्या कर रही है, काउंटर, उसके काउंटर में क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर रही है, उसको बूम करवाने की कोशिश कर रही है, उसको बोलते हैं काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। और रिसेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, रिसेशन में क्या होता है, स्लो डाउन होता है तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी और टैक्सेस को रिड्यूस करेगी, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए, वो मनी को इन्वेस्ट करें कहीं पर और इकोनॉमी में बूम आ जाए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। फर्स्ट है इट इंक्रीजेज एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी। इट स्ट्राइव्स टू रेज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम, तो देखो ये बोल रहा है कि टैक्सेस को रेज कर देगी, नहीं, टैक्सेस को क्या करेगी, कम करेगी, ताकि लोगों के हाथ में पैसा क्या है, ज़्यादा आए। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। थर्ड है इट इंक्रीजेज टोटल स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इट इंक्रीजेज टोटल स्पेंडिंग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीजेज। तो ये क्या करेगी, टोटल स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, बिल्कुल ये टोटल स्पेंडिंग को क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। तो इसमें जो हमारा जो सेकेंड, 1 सेकेंड, इसमें जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो जाती है वो जाती है रॉन्ग, तो हमारी केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। अब देखो अगर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में ही, अगर काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में ही अगर लिख देता कि बूम पीरियड चल रहा है, यहीं पे अगर रिसेशन की जगह लिख देते कि बूम पीरियड चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती, ठीक है, तो आपको क्या करती, गवर्नमेंट क्या करती, टैक्सेस को बढ़ाती, क्या करती, टैक्सेस को इंक्रीज कर देती गवर्नमेंट, और क्या करती गवर्नमेंट, और पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उसको कट कर देती, ठीक है, उसको क्या कर देती, कम कर देती, कट कर देती, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उसको कम कर देती, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेट,
टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डेट, इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करती और टैक्सेस को बढ़ा देती काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में, अगर बूम हो रहा होता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो मैंने बता दिया काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक होती है हमारी प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, एक होती है हमारी प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। साइकिल मतलब जो भी साइकिल चल रहा हो वैसा ही गवर्नमेंट बिहेव करे, उसी जैसा बिहेव करे, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट, मतलब फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी, प्रो मतलब उसी के अकॉर्डिंग, काउंट साइकिल मतलब जैसा भी साइकिल चल रहा है। जैसे कि अगर रिसेशन चल रहा है, रिसेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें रिसेशन में गवर्नमेंट क्या, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी में रिसेशन में क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज़ करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का यूज़ करेगी, मतलब पब्लिक स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी, पब्लिक स्पेंडिंग को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। ठीक है, तो ये सारी काम करेगी, पब्लिक स्पेंडिंग को रिड्यूस कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। जैसा साइकिल चल रहा है, जैसा रिसेशन चल रहा है, गवर्नमेंट भी वैसा ही करे, मतलब पब्लिक स्पेंडिंग को, रिसेशन हो गया तो पता है लोग तो खरीदेंगे नहीं, तो पब्लिक स्पेंडिंग को कम कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा देगी, तो उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी फॉलो करना ड्यूरिंग रिसेशन। और अगर एक्सपेंशन चल रहा है, अगर मतलब गुड टाइम्स है, अच्छा टाइम है, बूम पीरियड चल रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगी। लेकिन ये जो प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है, इसको मेनली क्या माना जाता है, डेंजरस माना जाता है। इसको मेनली क्या माना जाता है, डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये जो भी मैक्रो इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है उसको क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, स्टेबिलिटी मतलब उसमें नहीं रहेगी, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, रियल और जो ह्यूमन जो रियल इस्टेट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट जाएगा ही नहीं, ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, और जो पुअर हैं वो मेनली इससे सबसे ज़्यादा हार्म होंगे। ठीक है, तो जो ये प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी है इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर रिसेशन आ गया तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए ताकि बूम आ जाए, और जब बूम हो तो गवर्नमेंट को वैसा ही करना चाहिए ताकि इन्फ्लेशन और जो डेट है वो हमारे कंट्रोल में रहे। तो ये डेंजरस मानी जाती है, ये होती है प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी, और ये होती है हमारी काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी। तो हमने दोनों ही फिस्कल पॉलिसी के बारे में देख लिया, तो बूम पीरियड में क्या होगा और जब हमारे अच्छे टाइम चल रहे हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 51 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोलता है, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमें बताना है, जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर को आप प्राइस डिफ्लेटर भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्राइस डिफ्लेटर भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको इन्फ्लेशन इंडिकेशन भी बोल सकते हो, इन्फ्लेशन इंडिकेशन, इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है ये। ठीक है, इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है, और इसको मेनली वैसे मापता कौन है, इसको करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मापता है। ये होता क्या है, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर होता है रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी को बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, फर्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ जीडीपी, if the value of GDP deflator is greater than 1 then it means that the real GDP is higher than nominal GDP। देखो GDP deflator अभी मैंने क्या बताया कि नॉर्मल बाय रियल को बोलते हैं क्या, GDP deflator। तो इसकी वैल्यू अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इसका मोर देन 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये नॉमिनल GDP है ये क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रियल GDP। ठीक है, तो इसमें ये उल्टा स्टेटमेंट दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर, अगर जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो ज़्यादा है किससे, रियल जीडीपी से। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो अपोजिट दे रखी है, रॉन्ग दे रखी है। ठीक है, मतलब कोई भी मान लो कि 1 से ज़्यादा है, मतलब ये मान लो 2/1 इज इक्वल्स टू 2, 1 से ज़्यादा 2 आएगी, 1 से ज़्यादा 2 आएगी, जब 3/2 मतलब जब नॉमिनल की वैल्यू रियल से ज़्यादा होगी तभी ना उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू 1 से ज़्यादा तभी आएगी जब नॉमिनल जीडीपी की वैल्यू ज़्यादा है किससे, रियल जीडीपी से। सेकंड है जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स ऑफ द कंट्री। देखो जीडीपी डिफ्लेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं
जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसको काउंट करता है, जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है कंट्री में उसी को केवल करता है, ना कि जो इंडिया में कंज्यूम करते हैं। देखो कंज्यूमर मान लो कि जो भी कंट्री में सिटीजन्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि मान लो इंडिया में टेस्ला की कार नहीं बनती है, ठीक है, इंडिया में टेस्ला की कार नहीं बनती है, वो तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन यूज़ तो कर रहे हैं कंज्यूमर्स, तो ये इंडिया के अंडर प्रोड्यूस नहीं हुई, तो इसको जो है वो जीडीपी डिफ्लेटर इंक्लूड नहीं करेगा, ठीक है। इसको जीडीपी डिफ्लेटर जो वो इंक्लूड नहीं करेगा। कोई भी सामान जो कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज, उसको मेजर कौन करता है? उसको मेजर करता है सीपीआई। उसको कौन मेजर करता है? सीपीआई। जो भी सामान को कंज्यूमर्स किसी भी कंट्री में, मतलब इंडिया में जो भी सामान को यूज़ करते हैं कंज्यूमर्स, उसको कौन मेजर करता है? सीपीआई उसको मेजर करता है। जबकि जो भी सामान प्रोड्यूस होता है इंडिया में, उसको कौन वो करता है? उसको जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि जितने भी सामान कंज्यूमर्स यूज़ करते हैं वो जीडीपी डिफ्लेटर उसको अकाउंट में लेता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो दोनों ही नॉट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। वैसे सीपीआई को कौन निकालता है? वैसे इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की सीएसओ जो है वो निकालती है। और एक होता है हमारा डब्ल्यूपीआई, एक होता है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें केवल गुड्स को मेजर किया जाता है, आपको पता होगा। और इसको कौन निकालता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आता है ये ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये डब्ल्यूपीआई को निकालता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हमारी क्या? जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में। जीडीपी डिफ्लेटर को इन्फ्लेशन इंडिकेटर भी बोलते हैं, प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको ही इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी सामान यूज़ होते हैं वो सारे इसी से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 52 है वो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। In the context of banking, which of the following best describe the bank spread? बैंक स्प्रेड क्या होता है? देखो बैंक स्प्रेड क्या होता है, मान लो बैंक स्प्रेड होता है कि बैंक कितने रुपए, मान लो मैं बैंक हूँ, ठीक है, मेरे पास एक बैंक है और मैंने बैंक में मतलब कोई पैसे डिपॉजिट करवाएंगे, तो मान लो मैं उसको 1% इंटरेस्ट दे रही हूँ। तो अगर मैं किसी को लोन पे पैसे दूंगी तो मैं अपना प्रॉफिट निकाल के दूंगी ना पैसे, तो मान लो मैंने उसको 3% इंटरेस्ट पे पैसे दे दिए, जिसको भी मैंने लोन पे दिए, X% Y% जिसको भी दिए मैंने लोन पे, तो मैंने 1% पे लिए हैं और 3% पे दिए हैं, तो मेरे को कितना हो गया? 2% का क्या हुआ? फ़ायदा हुआ। 2% का फ़ायदा हुआ, तो मैं इसी को बोलते हैं बैंक स्प्रेड। ये बैंक का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये होता है बैंक स्प्रेड। बैंक स्प्रेड क्या होता है? बैंक स्प्रेड होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बोरोइंग एंड लेंडिंग रेट ऑफ बैंक। बोरोइंग और लेंडिंग रेट जो होता है बैंक का, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं बैंक स्प्रेड। इसी को नेट इंटरेस्ट स्प्रेड भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नेट इंटरेस्ट स्प्रेड भी बोलते हैं, इसको नेट इंटरेस्ट स्प्रेड भी बोलते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे कि मतलब कितनी मनी आप कमा रहे हो, और कितनी आप मतलब खर्च कर रहे हो, उसको भी बोल सकते हैं, मतलब ठीक है, टोटल कितनी आप प्रॉफिट कमा रहे हो उससे, तो उसी को बोलते हैं बोरोइंग वर्सेस लैंडिंग इंटरेस्ट रेट में जितना डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं बैंक स्प्रेड या फिर नेट इंटरेस्ट रेट। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 53 हो जाता है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है? वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, 1 सेकेंड। वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के बारे में बताना है। द प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू प्रोटेक्ट लैंग्वेजेस अक्रॉस द कंट्री। ये जो प्रोग्राम है ये किसका प्रोग्राम है? ये इसी ने बोला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है। बिल्कुल ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम नहीं है, ठीक है, ये इसका प्रोग्राम नहीं है। ये किसका प्रोग्राम है? ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, ठीक है। ये नीति आयोग का प्रोग्राम है, वो भी किसके अंडर? अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर नीति आयोग का प्रोग्राम है। इसमें मेनली जो इनेबल किया जाएगा, जो भी इनोवेटर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, कि उनको इनोवेशन का एक्सेस हो,
ठीक है, उनको इनोवेशन का एक्सेस हो उसके लिए किया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है जितनी भी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के अंडर हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लैंग्वेज बैरियर को कम करने के लिए इनोवेशंस में ऐसा किया गया है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या आ गया बी। अब आप बोलोगे कि अटल इनोवेशन मिशन, देखो नीति आयोग का जो होता है अटल इनोवेशन मिशन की बात है। अटल इनोवेशन जो मिशन है ना ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो मेनली इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्री में प्रमोट करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। ये पता चल गया किसका है, नीति आयोग का है। इसके अंडर डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव और भी लिए गए हैं। ये तो हो गया एक वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम जो हमने अभी पढ़ लिया। अटल इनोवेशन मिशन के अंडर और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब, ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, ठीक है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, अराइज है एक, अराइज मतलब अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके अलावा मेंटोर्स फॉर चेंज और ये वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखना। और जो वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम है उसमें क्या किया जाएगा, ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम, ठीक है। इसके अंडर ही एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम, ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम भी इसी में वो किया गया। ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम का भी जो कंसेप्ट है वो किस में है, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम में है। इसमें ट्रेनर को क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें आईआईटी दिल्ली के साथ कोलैबोरेट किया गया है कि वो कोच करें वीटीएफ को डिज़ाइन थिंकिंग में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है। तो याद रखना ट्रेन दी ट्रेनर प्रोग्राम भी इसी के अंडर है, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम के अंडर। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में, टीएलटीआरओ के बारे में बताना है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो आरबीआई चलाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जो आरबीआई के होते हैं उसके बारे में हमें बताना है। फर्स्ट है, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेपो ऑपरेशन टू इंश्योर लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। देखो टीएलटीआरओ क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ, देखो ये नाम से ही पता चल गया क्या है, रेपो ऑपरेशन है और किसके लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको पता चल गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ रेपो ऑपरेशन, यस दे आर रेपो ऑपरेशन और लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी के लिए है, स्पेसिफिक सेक्टर में, बिल्कुल सही है। सेकंड है, फंड्स रेज्ड बाय बैंक्स अंडर टीएलटीआरओ आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरआर। उनको सीआरआर जो है उसकी रिक्वायरमेंट उनको नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारी, बिल्कुल करेक्ट है। उनको सीआरआर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है टीएलटीआरओ करने के लिए। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारा आंसर क्या आ गया, सी। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, पॉलिसी रेपो रेट से लिंक्ड होगा, लेकिन क्या होगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा। क्या होगा, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा। इसमें कोई मैच्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे, जो अगर आप टीएलटीआरओ को एक्वायर करते हो तो, ठीक है। कोई मैच्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज पे। और क्या है कि हाँ देखो, टीएलटीआरओ मेनली क्या करता है, ये टीएलटीआरओ का मेन पर्पस क्या है, मेनली टीएलटीआरओ का पर्पस है कि जो बैंक्स हैं वो अपने जो एमसीएलआर है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट है, उसको क्या कर दें, रिड्यूस कर दें, पॉलिसी विदाउट चेंजिंग इन पॉलिसी रेट। हम मतलब जो आरबीआई है वो पॉलिसी रेट को चेंज ना करे, आरबीआई को डायरेक्टली पॉलिसी रेट चेंज ना करना पड़े, इनडायरेक्टली जब आरबीआई चाहता है कि जो बैंक्स हैं वो अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को कम कर दें, और तो उसी को बोलते हैं क्या, टीएलटीआरओ, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। उसको लॉन्ग टर्म के लिए कम दाम पे, मतलब ये मान लो पैसा दे दिया जाता है, ठीक है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो आरबीआई है वो केवल और केवल रेपो रेट्स पे ही मतलब डिपेंड नहीं रहता है चेंज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को, वो अदर मेथड्स भी यूज़ करता है, जैसे कि टीएलटीआरओ अगर उसको इकोनॉमी में अगर चेंजेस करने हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, बैंक्स को पैसा दिया जाता है कम रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब रेपो रेट पे कम लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने एमसीएलआर को कम कर दे इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गया, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे।
क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोलता है, रिसेंटली सेबी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन ऑप्शनल T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर मार्केट्स। अभी रिसेंटली सेबी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, ऑप्शनल T+1 सेटलमेंट साइकिल फॉर मार्केट्स। मार्केट्स के लिए T+1 सेटलमेंट स्टार्ट किया है सेबी ने अभी, तो हमें उसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। ठीक है, फर्स्ट है इसका मतलब क्या, T+1 का मतलब क्या, हमें यही बताना है T+1 का मतलब क्या। सेटलमेंट विल हैव टू बी क्लियर्ड विद इन 1 डे, एक दिन के अंदर करनी है, विद इन 1 आवर, एक आवर के अंदर करनी है, एक वीक के अंदर करनी है, या फिर विद इन हाफ डे करनी है। तो ये आपको बताना है T+1 क्या है। तो ये क्या है, एक दिन के अंदर जो सेटलमेंट है वो करनी है, उसको बोलते हैं क्या, T+1 सेटलमेंट, ऑप्शनल T+1 सेटलमेंट। और ये जनवरी 2022 से क्या होगी, स्टार्ट हो गई है। और मेनली अभी मतलब इससे पहले जो चलता था वो क्या करता है, T+2 सेटलमेंट चलता था, मतलब 2 दिन के अंदर आपको जो भी है वो सेटलमेंट करनी है। और ये T+2 कब स्टार्ट किया गया था, 2003 में ही स्टार्ट किया गया था। लेकिन अभी क्या है, 2022 से T+1 मतलब एक दिन में आपको जो भी मनी है उसकी सेटलमेंट करनी है। ठीक है, हाँ ठीक है। और 2002 से में उससे पहले क्या था, 2003 से पहले T+3 सेटलमेंट थी, क्या थी, T+3 सेटलमेंट थी, 3 दिन के अंदर आपको करनी थी सेटलमेंट। ठीक है, तो विद इन 1 डे की जो सेटलमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, T+1 सेटलमेंट। किसने किया है, सेबी का एक इनिशिएटिव है। और ये सेबी कब बनी थी, 1988 में बनी थी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था, 1992 में मिला था। किसके अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। और मेनली रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज़ और कमोडिटीज़ मार्केट के लिए। कौन सी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज़ और ट्रांजिशन मार्केट या कमोडिटी मार्केट के लिए। ठीक है, तो ये है सेबी, कब एस्टेब्लिश की गई थी, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, रेगुलेटरी बॉडी है। और T+1 सेटलमेंट क्या है कि आपको एक दिन के अंदर ही जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन हैं वो क्लियर करने हैं। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोलता है, रिसेंटली 1 सेकेंड, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 क्या बोलता है, रिसेंटली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन डिक्लाइनिंग बट द होलसेल प्राइस इंडेक्स हैज़ बीन राइजिंग। अभी क्या हो रहा है, CPI जो हो रहा है वो घट रहा है और जो WPI है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन एंड इट्स टारगेटिंग इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन इंडिकेट्स ए डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी ओवर टाइम। देखो, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का बढ़ना, इंडिकेट क्या करता है, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ ए गिवन करेंसी। बिल्कुल परचेजिंग पावर महंगाई में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, सॉरी कम हो जाती है। महंगाई बढ़ती है तब क्या होती है, परचेजिंग पावर किसी भी करेंसी की क्या होती है, कम होती है। और जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या होते हैं, उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस क्या हो जाते हैं, उसमें इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दे रखी है। सेकंड है, RBI यूजेस CPI फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया। बिल्कुल पहले जो RBI था वो WPI को यूज़ करता था, लेकिन अभी क्या है, CPI को जो है RBI यूज़ करता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, C। इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है, C। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द नियर मनी एंड डियर मनी। नियर मनी और डियर मनी के बारे में हमें डिफरेंस बताना है दोनों में, कि नियर मनी और डियर मनी में क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या क्या डिफरेंस होता है। देखो, नियर मनी क्या होती है, नियर मनी होती है जो हाईली लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नियर मनी ऐसी जो लिक्विड में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। और डियर मनी ऐसी जो मतलब डियर मनी ऐसी है जो एक्सपेंसिव होती है बोरो करनी। ठीक है, उसके हाई इंटरेस्ट रेट के कारण, तो उसी को बोलते हैं। तो नियर मनी क्या होती है, नियर मनी इज हाईली लिक्विड एसेट दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो कैश में क्या हो जाती है, जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। एंड डियर मनी इज मनी विच टर्न्स एक्सपेंसिव टू बोरो ओनिंग टू हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसको बोलते हैं नियर मनी और डियर मनी। ठीक है, तो नियर मनी क्या होती है, हाईली लिक्विड एसेट्स जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डियर मनी क्या होती है, वो मनी जो एक्सपेंसिव होती है बोरो करनी ड्यू टू इट्स हाई इंटरेस्ट रेट, उसको बोलते हैं नियर मनी और डियर मनी। ठीक है, एक आपने पढ़ा होगा, ये तो मनी है। एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो RBI फॉलो करती है। ठीक है, ये ऐसी ही टर्म्स वहाँ पे भी आती हैं। एक होती है इजी मनी पॉलिसी, या फिर उसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, इजी, चीप, या फिर उसी को डोविश भी बोलते हैं, डोविश मनी पॉलिसी, या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी।
एक्सपेंशनरी पॉलिसी, इन सब का एक ही नाम है, इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डोविश मनी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी जो होती है आरबीआई की, वो किसके लिए होती है, ये डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, डिफ्लेशन को फाइट करने के लिए होती है, और इसमें मेनली जो कि इंटरेस्ट रेट है वो क्या कर दिए जाते हैं, कम कर दिए जाते हैं। जैसे रेपो, रिवर्स रेपो, ये रेट क्या होते हैं, ये इसमें कम कर दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, मेनली जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या करता है, बाय करता है। बाय करता है कौन, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। ठीक है, तो उसमें क्या करता है, आरबीआई बाय करता है। तो इसमें ये है इजी मनी पॉलिसी। इजी मनी पॉलिसी मतलब मनी की सप्लाई करना इकोनॉमी में। ठीक है, तो कि इंटरेस्ट रेट कम कर देना, डिफ्लेशन से लड़ना, ताकि जो इन्फ्लेशन आ सके। और आरबीआई क्या करता है, जो भी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई की जो गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको क्या करता है, बाय करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इजी मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, डोविश मनी पॉलिसी या फिर एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसके ही अपोजिट में एक होती है टाइट मनी पॉलिसी। इसी के अपोजिट में एक होती है टाइट मनी पॉलिसी, या उसी को बोलते हैं डेयर मनी पॉलिसी, उसी को बोलते हैं हॉकिश मनी पॉलिसी। उसी को क्या बोलते हैं, हॉकिश मनी पॉलिसी, या इसी को बोलते हैं कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी। ये इन्फ्लेशन से फाइट करने में काम आती है, और इसमें मेनली इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, और ये इन्फ्लेशन से फाइट करने में काम आती है। और इसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस में। ठीक है, तो ये होती है टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, हॉकिश मनी पॉलिसी। याद कैसे रखनी है, देखो इसमें एक्सपेंशनरी आप समझ जाओगे, चीप समझ जाओगे, इजी समझ जाओगे, डोविश याद नहीं रहेगी। तो डोविश को कैसे याद रखना, डोविश मतलब डिफ्लेशन। डोविश जो है डिफ्लेशन से लड़ने में हमें काम आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखनी है कि डोविश जो है वो डिफ्लेशन से लड़ने में काम आती है। तो ये होगी हमारी डोविश मनी पॉलिसी। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 58 है वो हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 हो जाता है। हमसे पूछा था कि नियर मनी और डियर मनी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है द ऑब्जर्वेटरी एम्स टू स्टडी सुपरनोवा रेमिनेंट्स एंड ब्लैक होल बाय ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ इक्वेटर। बिल्कुल अर्थ के इक्वेटर के अराउंड घूम के वो ब्लैक होल और जो सुपरनोवा रेमिनेंट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेगा। इट इज़ एन कोलैबोरेटिव मिशन ऑफ नासा एंड इटालियन स्पेस एजेंसी। और यस, ये बिल्कुल नासा और इटालियन जो स्पेस एजेंसी है उसी की कोलैबोरेटिव एफर्ट है। और मेनली कहाँ किसने लॉन्च किया इसको, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब इससे लॉन्च किया गया है। और ये मेनली कहाँ से, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में जो है कैनेडी स्पेस सेंटर, वहाँ से उसको लॉन्च किया गया है। और जो भी अदर एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं हमारे स्पेस में, उनको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। जैसे कि और भी बहुत सारे एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं, जैसे कि चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, एक एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, एक XSMM है, न्यूटन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे ही एक्सरे टेलीस्कोप्स हैं जिनको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, कौन सा, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर। और इसका जो मिशन की लेंथ है वो कितनी है, 2 ईयर्स है। इस मिशन की लेंथ 2 ईयर्स है। और मेनली ये अराउंड द अर्थ 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर इसकी ऑब्जर्वेटरी होगी। 600 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर इसकी ऑब्जर्वेटरी होगी। और मेनली ये मतलब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में ही अप्रोक्स 40 सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करेगा। कितनी, 40 सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करेगा ये अपने फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, तो याद रखना। तो ये हो गया हमारा किसका, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमीटर एक्सप्लोरर, नासा और इटालियन स्पेस एजेंसी का एक कोलैबोरेटिव मिशन है। और ब्लैक होल्स और रेमिनेंट सुपरनोवा को ये करेगा। ठीक है, तो याद रखना इसमें एक्सरे का यूज़ होता है। और ये हो गया, हमने देख लिया। और भी एक्सरे के जो टेलीस्कोप्स हैं, ऑब्जर्वेटरी हैं, वो भी लगी हुई हैं, तो उनको ये क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर फ्रीली परमिटेड अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ आरबीआई में कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो फ्रीली परमिटेड है। कौन सी एक्टिविटीज़ क्या हैं, फ्रीली परमिटेड है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में।
अब ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम क्या होती है, ठीक है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम कब आई थी, ये 2004 में आई थी। कब आई थी, 2004 में आई थी। किसने, कौन लेके आया था, अब आरबीआई की तो आरबीआई लेके आया होगा, ठीक है। इसमें मेनली स्टार्टिंग में जब आई थी तब थी कि आप रेमिटेंस कितना दे सकते हो, आप रेमिटेंस जो है $25,000 जो है रेमिटेंस दे सकते हो। लेकिन उसके बाद तो बहुत सारे जो गाइडलाइंस है वो रिवाइज हुए हैं, तो ये जो अमाउंट है ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम की अगर बात करें तो पर एनम पर फाइनेंशियल ईयर जो परमिशेबल लिमिट है वो है कि $250,000 $250,000 पर एनम आप रेमिटेंस भेज सकते हो या फिर ले सकते हो, ठीक है। पर $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर जो है वहाँ तक आप फ्रीली अलाउड है रेमिटेंस का, ठीक है। अंडर जितने भी रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, चाहे वो माइनर हैं, वो अलाउड हैं फ्रीली रेमिट के अप टू 250,000 पर एनम पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिशेबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। कितने भी फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, लेकिन अमाउंट मेनली यहाँ पे इतना ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेजिडेंट इंडियंस को क्या प्रोवाइड करना होगा, अपना पैन कार्ड नंबर मैंडेटरी है आपकी, आपको अपना पैन कार्ड नंबर सारे ट्रांजेक्शन के लिए प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज़ ध्यान रखना है। यस, देखो, ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड, सेकेंड है गिफ्ट डोनेशन, गिफ्ट और डोनेशन एजुकेशन एब्रोड। तो याद रखना, ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड उसके लिए लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम नहीं है। गिफ्ट एंड डोनेशंस आप कर सकते हो, एजुकेशन एब्रोड कर सकते हो, लेकिन ट्रेड इन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज एब्रोड में आप के लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है। वहाँ के लिए अलाउड नहीं है। और ये स्कीम किसके लिए अलाउड नहीं है और किसके लिए अलाउड नहीं है, देखो ये जो कॉरपोरेट्स है उसके लिए अलाउड नहीं है स्कीम, ठीक है। कॉरपोरेट्स के लिए अलाउड नहीं है। हाउसिंग जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके लिए वो नहीं है। ट्रस्ट जितने भी हैं उनके लिए अलाउड नहीं है। पार्टनरशिप जो फर्म्स होती हैं उनके लिए ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो लिबरलाइज्ड जो रेमिटेंस स्कीम है ये इन चीज़ें, कॉरपोरेट्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, इन सब के लिए जो ये है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। और इन सब, और हम बता दिया कि कहाँ तक कितने पैसे इसमें दिए जा सकते हैं। जो भी रेजिडेंट इंडियन है वो सारे इसमें आ सकते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि अभी है ना इसमें आउटवर्ड रेमिटेंस जो है ना इंडिया का वो बढ़ रहा है। आउटवर्ड रेमिटेंस जो है अंडर LRS वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे, जैसे कि 2014-15 से बात करें, 15, 16, 17, 18, अगर ऐसे बात करें तो 14-15 में क्या था, $1.3 बिलियन था, ठीक है, US बिलियन डॉलर, ठीक है। और फिर हो गया 4.6, फिर हो गया 8.1, फिर हो गया हमारा 11.3 और अब हो गया हमारा 13.7, मतलब 18-19 में। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसका जो है ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज करता जा रहा है। क्या, हमारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंडर जो रेमिटेंस है, आउटवर्ड रेमिटेंस, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आउटवर्ड रेमिटेंसेस हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं, इसीलिए ये जो वो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आउटवर्ड रेमिटेंस जो है हमारे इंक्रीज होते जा रहे हैं और ये है उनकी सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया फैक्ट। और आपको पता है इसकी जो भी मनी होगी रेमिटेंस की वो कहाँ यूज़ की जा सकती है, कोई भी एक्सपेंसेस जैसे ट्रैवलिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, गिफ्ट्स, इन सब में यूज़ की जा सकती है। या फिर शेयर, डेट, या फिर इमूवेबल अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ओवरसीज़ मार्केट में उसके लिए भी यूज़ की जा सकती है। या फिर फॉरेन करेंसी के अकाउंट जो भी आप रखना चाहो इंडिया के बाहर अपने ट्रांजैक्शंस करने के लिए, उसके लिए भी आप मनी को यूज़ कर सकते हो। लेकिन कहाँ आप इस मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो, मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज बोर्ड में आप वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज़, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो भी प्रोहिबिटेड आइटम्स है उनके अंदर आप वो नहीं कर सकते हो, उनके अंडर भी आप उस मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे कि लॉटरी वगैरह है, वहाँ पे आप उस मनी को यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके अलावा टेररिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी एक्टिविटी हुई उसमें आप कोई भी चीज़ उस मनी को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। और जो नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज़ हैं कंट्री में, जैसे नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज़ हमारी कंट्री की जो भी FATF के अंडर नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज़ में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ पे आप उस मनी को वो नहीं कर सकते हो, मनी
को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो या वहाँ पे उस मनी को नहीं डाल सकते हो। तो ये कुछ कुछ है जहाँ पे आप नहीं डाल सकते हो, डालने की हमने बता दी, और किन के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो भी बता दी, और इनका जो आउटवर्ड माइग्रेशन है वो बढ़ रहा है, कौन कौन सी इसमें आती हैं और कितनी लिमिट है और कब ये शुरू हुई थी, सब स्टार्टिंग में इसकी लिमिट क्या थी, अब इसकी लिमिट क्या है, और पैन कार्ड जो है इनके देना जो है वो मैंडेटरी है। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर आ गया बी। ठीक है, आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 है कि जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है। देखो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, बहुत टाइप की बजटिंग है, उसमें एक आती है हमारी जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, ये एक मेथड होता है बजटिंग का जिसमें जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो जीरो से देखे जाते हैं, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से देखे जाते हैं, उसको बोलते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। सेकंड है अनस्पेंट मनी एलोकेटेड टू पर्टिकुलर मिनिस्ट्री इज अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। देखो जीरो ट्रेडिशनल बजट में ऐसा होता है कि अनस्पेंट मनी को उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में ऐसा नहीं होता। जीरो बेस्ड बजटिंग में मान लो आपके 50,000 करोड़ रुपए बच गए किसी मिनिस्ट्री के, तो उसको फिर दोबारा से जीरो से देखा जाएगा कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जिसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है ए। इसका आंसर क्या आ जाता है ए। ठीक है, जो मनी जो है प्रीवियस ईयर के वो कैरी फॉरवर्ड नॉर्मल बजट में होती है, ना कि जीरो बेस्ड बजट में। ठीक है, तो वो उसमें तो जीरो बेस्ड बजट में स्क्रैच से या जीरो बेस से फिर से देखा जाएगा कि बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करने हैं कि नहीं करने हैं। तो इसका आंसर हो गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैव बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर कौन कौन से जो टैक्सेस हैं वो सब्स्यूम हो गए हैं। जीएसटी के अंदर कौन से टैक्सेस हैं जो क्या हो गए हैं, सब्स्यूम हो गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है ऑक्ट्रॉय टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। तो उसके बारे में हमें बताना है। तो जो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये ऑक्ट्रॉय टैक्स है, ये ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। ऑक्ट्रॉय और जो एंट्री टैक्स है किसके अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये जीएसटी के अंडर सब्स्यूम नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब उसके अंडर सब्स्यूम नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, ये उसके अंडर सब्स्यूम नहीं हुआ है, किसके अंडर, जीएसटी के अंदर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है और सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सेकंड एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी सब्स्यूम हो गई है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी सब्स्यूम हो गई है, और ये दोनों ही किसके हैं, सेंटर की हैं। दोनों ही ड्यूटी किसके हैं, सेंटर के हैं। इसके अलावा सर्विस टैक्स जो है वो सेंटर का है। उसके बाद एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, ये तो पढ़े लिया हमने, एक्साइज ड्यूटी, ये सारी किसके, सेंटर इनको लिवाई करता है। ठीक है, तो ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हैं। तो ये ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का और ये जीएसटी के अंडर नहीं लगा है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर टैक्सेस हैं, जैसे कि आप मान लो परचेज टैक्स, ठीक है, लग्जरी टैक्स, उसके अलावा टैक्स जो भी लॉटरी पे लगते हैं, बैटिंग पे लगते हैं, गैम्बलिंग पे लगते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। इसके अलावा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स ये सेंटर लगाती है, लेकिन कलेक्ट कौन करता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ठीक है, कलेक्ट स्टेट गवर्नमेंट ही करती है इसको भी, सेंट्रल सेल्स टैक्स को। तो ये हो गया हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, और ये हो गया हमारे दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, और ऑक्ट्रॉय और ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। जीएसटी के अंडर ये सब्स्यूम नहीं हुआ है, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया हमारा, बी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग पेमेंट बैंक्स इन इंडिया। देखो पेमेंट बैंक्स इसके बारे में हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में स्मॉल फाइनेंशियल बैंक और पेमेंट बैंक ये डिफरेंशियल बैंक में आते हैं, उनके बारे में हम ये जो है क्वेश्चन ये कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट, दे आर रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट मिनिमम 75% ऑफ देयर डिमांड डिपॉजिट बैलेंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इनको है कि ये 75% अपना जितना भी डिमांड डिपॉजिट लें उसको इन्वेस्ट कर दें 75 को। ठीक है, मिनिमम 75% इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सेकंड है, दे आर रजिस्टर्ड एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट। बिल्कुल ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं। और थर्ड है, दे कैन नॉट इशू क्रेडिट कार्ड, बिकॉज ये लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये लोन देने के अलाउड नहीं है। और नचिकेत मोर कमेटी ने इनको क्या किया था, रिकमेंड किया था और इनको सेलेक्ट भी किया था। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी, फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी।
ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाता है डी, सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए कंपनी लुकिंग टू रेज कैपिटल फ्रॉम मार्केट। एक कंपनी जो मार्केट से कोई कैपिटल रेज करना चाहती है तो उसके बारे में बताना है। दैट इन एन इनिशियल IPO, कोई भी मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करता है ऑफ एन कंपनी, नो इंटरमीडिएटरीज आर इन्वॉल्व एंड शेयर्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द पर्पज, डायरेक्टली टू द पब्लिक। डायरेक्टली पब्लिक को देखो बिल्कुल नहीं, जब भी कोई IPO इशू किया जाता है तो उसमें इंटरमीडिएटरीज के थ्रू वो IPO इशू किया जाता है, ताकि जो बर्डन है वो थोड़ा बहुत जो कंपनी के IPOs का वो उनके ऊपर जाए। तो डायरेक्ट पब्लिक को नहीं किया जाता, इंटरमीडिएटरी को किया जाता है। और इंटरमीडिएटरीज को क्या बोलते हैं, अंडर राइटर भी बोलते हैं। उन इंटरमीडिएटरीज को अंडर राइटर भी बोला जाता है, और फिर उस पर लोड आ जाता है जो IPO प्रोसेस को करवाता है, और अब एक कमीशन का मतलब एक चार्ज भी लेता है, ठीक है, जो भी काम करने का वो चार्ज भी लेता है अपना, ठीक है। और सेकंड है डायरेक्ट लिस्टिंग एज ए मेथड टू रेज कैपिटल इज जनरली रिस्कर देन IPO मेथड। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, क्योंकि अब अगर आप डायरेक्ट लिस्टिंग करते हो, डायरेक्ट पब्लिक से पैसा उठाते हो, तो डायरेक्ट बर्डन जो है वो कंपनी पे ही आ जाएगा, इंटरमीडिएटरीज पे वो बर्डन नहीं जाएगा। जबकि IPO में क्या हो जाता है, आप इंटरमीडिएटरी के थ्रू कोई भी पैसे उठाते हो तो उससे जो बर्डन हो जाता है वो इंटरमीडिएटरी पे चला जाता है। तो ये जो है मतलब डायरेक्ट लिस्टिंग ज़्यादा डेंजरस है, ये ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू IPO। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि डायरेक्ट लिस्टिंग में कोई सेफ्टी नहीं होती शेयर को सेल करने में, ठीक है। और ठीक है, तो यही है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है बी, ठीक है, आंसर क्या आ जाता है बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू एसिग्मा आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो इसकी फुल फॉर्म है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसिग्मा इज बीइंग डिप्लॉयड एज रिप्लेसमेंट ऑफ आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क। बिल्कुल पहले क्या चलता था, आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क चलता था, अब उसको रिप्लेस करके एसिग्मा एक जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है वो स्टार्ट की गई है। ये कॉन्टेम्परेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जो एंटायरली वो की गई है। सेकेंड है द वेब एप्लीकेशन हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ये क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि किसने इसको एंटायरली डिप्लॉय किया है, इसको क्या, टीम ऑफ ऑफिसर ऑफ कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ आर्मी, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स ऑफ आर्मी ने इसको टोटली डिप्लॉय किया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड की इन्होंने किया है। और इसमें बहुत सारे फीचर जैसे कि मल्टी लेवल सिक्योरिटी है, मैसेज प्रायोरिटाइजेशन है, ट्रैकिंग इसमें हो सकती है, डायनामिक ग्लोबल एड्रेस बुक है, ठीक है। और मेनली किसने, तो पता ही चल गया आपको, इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है इन हाउस कम्युनिकेशन के लिए। मेनली किसके लिए है ये, इन हाउस कम्युनिकेशन के लिए है, ठीक है। तो यस ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, वाइड जो आर्मी का वाइड एरिया नेटवर्क है उसको रिप्लेस करेगा एसिग्मा, ठीक है। और किसने इसको डिप्लॉय किया ये भी आपको पता चल गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। सिग्नियोरेज क्या होता है, देखो सिग्नियोरेज क्या होता है, गवर्नमेंट को पैसे छाप के कितना प्रॉफिट होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है। प्रॉफिट गवर्नमेंट मेक बाय मिंटिंग करेंसी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्नियोरेज, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सिग्नियोरेज। मान लो कि आपने 2000 का नोट बनाया, 2000 का नोट बनाया तो उसमें आपको 4 रुपये का कॉस्ट पड़ा, ठीक है, 4 रुपये का कॉस्ट पड़ा। और जब आपको 4 रुपये का कॉस्ट पड़ा तो आपने जब उस 2000 के नोट को मार्केट में डाला तो आपको कितने का फ़ायदा हुआ, 996 का, ठीक है, क्योंकि 4 रुपये आपके लगे थे और 2000 का नोट निकाला तो 996 का आपको फ़ायदा हुआ। तो इसी को बोलते हैं सिग्नियोरेज। यूजुअली सेंट्रल बैंक इसको अर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब फिर वो बाद में गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये प्रॉफिट जो गवर्नमेंट अर्न करती है करेंसी को मिंट करके, तो उसी को बोलते हैं क्या, सिग्नियोरेज। तो आंसर हो गया ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। 67 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बताना है। एक तो WPI, एक था हमारा CPI, ठीक है। हमें किसके बारे में बताना है, CPI के बारे में बताना है, CPI के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक्सक्लूड प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। देखो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक था GDP डिफ्लेटर, एक था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI में क्या था, जितने भी कंज्यूमर सामान यूज़ करते हैं, वेदर इट इज़ मेड इन इंडिया और इट इज़ इम्पोर्टेड, वो सारी चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। तो ये एक्सक्लूड नहीं करता, इंक्लूड करता है इम्पोर्टेड गुड को, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। सेकेंड है द वेट्स ऑफ गुड्स मेजर्ड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिफर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड। तो आपको पता होना चाहिए कि GDP जो डिफ्लेटर होता है ना, GDP डिफ्लेटर
उसमें सामान जितना भी इंडिया में प्रोड्यूस होता है, वेदर वो बढ़ रहा है घट रहा है, तो वो सारी चीज़ जीडीपी डिफ्लेटर में होती है, मतलब उसकी वैल्यू जो इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है गुड्स की। लेकिन सीपीआई में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ होती हैं, जो भी कंज्यूमर यूज़ करते हैं, उसका क्या है, एक फिक्स बना हुआ है, मतलब फिक्स लेवल है, ठीक है, फिक्स लेवल है, मतलब फिक्स्ड है वो बास्केट उनकी गुड्स की और सर्विसेज की, ठीक है, वो बास्केट क्या है, फिक्स है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फिक्स है, वो डिफर नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि वो डिफर करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी की कोई भी स्टेटमेंट, क्योंकि हमसे करेक्ट पूछे तो करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी। ठीक है, ये हो गया हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। आपको बेस ईयर पता ही है 2000 कितना था, 11 था कि 12 था। अब एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना 11 और 12 में से कोई एक ईयर है इसका, 11 12 इसका वो है बेस ईयर, और कौन निकालता है इसको, MOSPI, ठीक है। और सीपीआई में भी काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि सीपीआई रूरल, अर्बन और ऑल इंडिया, फिर फूड प्राइस इंडेक्स भी आता है, सीपीआई का इंडस्ट्रियल वर्कर और एग्रीकल्चर वर्कर का भी आता है। ये सारे देखना है इनके बेस ईयर्स क्या होते हैं, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने ये करवा दिया है पिछले लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 67 हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू इक्विलाइजेशन लेवाई इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इक्विलाइजेशन लेवाई के बारे में बताना है। फर्स्ट है, इक्विलाइजेशन लेवाई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू टैक्स पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड बाय रेजिडेंट कंपनीज विद ए परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। तो याद रखना, रेजिडेंट कंपनी जिनकी परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती इंडिया में, विदाउट, याद रखना, विदाउट परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया, उन डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विसेज पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इक्विलाइजेशन लेवाई, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलाइजेशन लेवाई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग। तो इक्विलाइजेशन लेवाई क्या होती है, जब किसी कंपनी की परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में नहीं हो रही है और वो डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है इंडिया में, उसको बोलते हैं, और उन पे टैक्स लगाया जाए, उसको बोलते हैं इक्विलाइजेशन लेवाई। इसने बोल रखा है, इक्विलाइजेशन लेवाई ऑफ 5% इज लेवाइड ऑन ऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स सप्लाई टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। तो देखो इसने बोला कि 2%, तो याद रखना नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ के लिए, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज के लिए है, ओनली नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ के लिए है। और कितना है, 5% की तो कभी बात ही नहीं आई है, 6% है वो। इक्विलाइजेशन लेवाई कितनी है, 6% है नॉन रेजिडेंट एंटिटीज़ के लिए जिनकी 1 लाख से ज़्यादा जो है इनकम है, या फिर 1 लाख से ज़्यादा वो बिजनेस करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है। और इंडिया में इक्विलाइजेशन लेवाई के नाम पे ही एक और टैक्स है जिसको बोलते हैं डिजिटल सर्विस टैक्स, डिजिटल सर्विस टैक्स, और ये इंडिया में कितना 2% है, 2020 में इसको लाया गया है। लेकिन जो इंडिया की, ये तो इंडिया के लिए, लेकिन अगर बाहर से कोई नॉन रेजिडेंट है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अगर वो ई कॉमर्स सप्लाई इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनको देना पड़ेगा टैक्स कितना, 2%, ठीक है। नॉन रेजिडेंट जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अगर वो ई कॉमर्स या फिर सप्लाई या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो पर्सन रिसाइड कर रहे हैं इंडिया में, उनके लिए तो उनको कितना देना पड़ेगा, 2% की उनको जो है वो लेवाई देनी पड़ेगी, ठीक है, 2% की उनको लेवाई देनी पड़ेगी। तो 5% का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो 2% है या 6% है, ठीक है। तो ये आप काट सकते हो, और फर्स्ट तो हमारा कट ही गया, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए तो नाइदर 1 नाइदर 2, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। आंसर आ गया डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। हमें बताना है ब्रॉड मनी के बारे में। ब्रॉड मनी क्या होती है, M3 M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। हमें बताना है ब्रॉड मनी के बारे में क्या है। फर्स्ट, इट इज़ द मोस्ट लिक्विड एंड इजियर टू ट्रांजैक्ट। तो कोई ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि सबसे लिक्विड मनी क्या होती है, नैरो मनी को बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। ये सबसे लास्ट में कन्वर्ट होती है, तो इसको ये नहीं बोलेंगे, ठीक है। सेकंड है, कॉइन्स इन सर्कुलेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज ब्रॉड मनी। देखो कॉइन्स इन सर्कुलेशन जो भी है उसको ब्रॉड मनी में नहीं, उसको किस में कनेक्ट करते हैं, नैरो मनी में उसको काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं उसको, नैरो मनी में ज़्यादा काउंट करते हैं। तो सेकंड भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, इट इज़ मोर देन 80% ऑफ जीडीपी। बिल्कुल ये 80% है जीडीपी से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं क्या, ब्रॉड मनी, ठीक है। तो हमारी 2 टाइप की मनी होती है, एक तो हमारी वही नैरो मनी, एक होती है ब्रॉड मनी। एक होती है देखो M1 M2 जो होती है इनको बोलते हैं हम नैरो मनी, और जो M3 M4 होते हैं उसको बोलते हैं
ब्रॉड मनी। अब जो M1 M2 होती है उसमें क्या होती है, कॉइन्स इन सर्कुलेशन या करेंसी इन सर्कुलेशन जो भी पब्लिक के पास होती है, प्लस करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जो भी हमारे कमर्शियल बैंक में होता है, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट जिसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक के, तो उनको मिला के बोलते हैं हम क्या, M1, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है M2, कॉइन्स इन सर्कुलेशन विद डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, साथ में डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस, साथ में डिमांड डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस अगर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं M2, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉइन्स इन सर्कुलेशन क्या हो गया, M1 में हो गया, नैरो मनी में हो गई। फिर आ जाता है M3, M3 में क्या आता है, कॉइन्स इन सर्कुलेशन प्लस जो भी कमर्शियल बैंक्स में चाहे डिमांड डिपॉजिट है चाहे टाइम डिपॉजिट है, उसको क्या बोलते हैं D3, उसको क्या बोलते हैं D3। चाहे कमर्शियल बैंक्स में डिमांड डिपॉजिट है चाहे टाइम डिपॉजिट है, और फिर जो करेंसी इन सर्कुलेशन उन सबको मिला के क्या बोलते हैं M3। और M4 क्या होता है, करेंसी सारी चीज़ों को मिला के, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस कमर्शियल बैंक्स में जो भी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जो भी डिमांड डिपॉजिट है टाइम डिपॉजिट है, इन सबको मिला के क्या बोलते हैं M4। तो ये जो मनी होती है ना M4, ये सबसे ज़्यादा, इसकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, और ये लिक्विड सबसे कम होती है, सबसे कम लिक्विड होती है। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सी होती है, M1 होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिक्विड M1 होती है, फिर M2 होती है, फिर M3 होती है, फिर M4 होती है, और क्वांटिटी M4 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर M3 की, फिर M2 की, फिर M1 की, ठीक है। इन चीज़ को ध्यान रखना। M1 M2 को बोलते हैं नैरो मनी, और ये M3 M4 को बोलते हैं ब्रॉड मनी, ठीक है। M3 M4 को क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी बोलते हैं। इसके अलावा जो M3 होता है ना, ये मेनली यूज़ होता है जो भी मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन और कमर्शियल बैंक्स में जो भी डिमांड और टाइम डिपॉजिट्स होते हैं उनको मिला के क्या बोलते हैं, उनको मिला के बोलते हैं M3 को। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मेनली मनी सप्लाई को जो मेज़र करती है ना, ये M3 है। मनी सप्लाई को मेनली किस से मेज़र किया जाता है, M3 से ही मेज़र किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर मेजरिंग मनी सप्लाई इज़ M3 मनी, ठीक है। M3 मनी होती है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट मोस्ट लिक्विड मतलब नैरो मनी होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। कॉइन्स इन सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ हो रहे हैं, M1 में, तो ये रॉन्ग होगी। थर्ड है इट इज़ मोर देन 80% ऑफ GDP, तो M3 M4 यस 80% ऑफ GDP को बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। और एक और चीज़ है कि देखो 1971 में ना जो ब्रॉड मनी थी ना, उसका जो वो था परसेंटेज थी, वो 23.4% थी। लेकिन अभी अगर 2020 की बात करें तो जो ब्रॉड मनी है ये कितनी हो गई है, 88.9% हो गई है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ब्रॉड मनी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो ब्रॉड मनी का जो है ओवर द ईयर्स वो है उनकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो ये है थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स, ये याद रखना। और क्वेश्चन नंबर 69 उसका आंसर हो जाता है B। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तो अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। प्लीज़ अभी जाओ, और शायद आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार चैनल सब्सक्राइब भी कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में बताना है। इसमें बताना है कि कौन सा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में आता है, ठीक है। कौन सा सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में आता है, तो हमें ये बतानी है। तो याद रखना केवल और केवल RTGS और नेफ्ट, RTGS और नेफ्ट ही हैं। RTGS और नेफ्ट जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। RTGS और नेफ्ट क्या है, हमारे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। सॉरी IMPS नहीं, सॉरी RTGS और नेफ्ट, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये क्या है, हमारे सेंट्रलाइज सिस्टम है जिनको RBI कंट्रोल करता है, RTGS और नेफ्ट को, ठीक है। फिर जो इमीडिएट पेमेंट सिस्टम होता है इसको कौन वो करता है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम को NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो ये जो है सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम जो है, सर्विस जो है, ये सेंट्रलाइज नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो जाती है। आगे फर्स्ट एंड थर्ड। और जो चेक ट्रांकेशन सिस्टम है ये भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आता है, ये भी किस में आता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आता है। तो चेक ट्रांकेशन सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये किस में आते हैं, डिसेंट्रलाइज सर्विस में आते हैं। और RTGS नेफ्ट को डायरेक्टली RBI वो करता है, कंट्रोल करता है। तो ये किस में आता है, ये हमारा आता है इसमें सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 70 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक्स के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। फर्स्ट है दे आर लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है। देखो आपने पता होगा शेड्यूल बैंक्स का सबसे फेमस फीचर यही होता है कि वो किसके अंदर लिस्ट होते हैं, वो होते हैं RBI एक्ट 1934 के अंडर लिस्ट होते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं शेड्यूल बैंक्स। RBI एक्ट
1934 के सेकंड शेड्यूल में जो लिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं क्या, शेड्यूल बैंक्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है टू क्वालिफाई एज शेड्यूल बैंक ए बैंक मस्ट हैव ए रिजर्व कैपिटल ऑफ 5 लाख। ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, उनके पास कम से कम जो जो रिजर्व कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए। थर्ड है नॉन रेजिडेंट बैंक्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू बोरो फ्रॉम आरबीआई फॉर नॉर्मल बैंकिंग पर्पज इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। देखो इन ऑल सर्कमस्टेंसेज एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसने बोला कि जो नॉन शेड्यूल बैंक्स हैं वो इंटाइटल्ड नहीं है आरबीआई से बोरो करने के। ये स्टेटमेंट सही है कि नॉन शेड्यूल बैंक्स आरबीआई से बोरो करने के इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन हाँ मतलब एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में वो बोरो कर सकते हैं, एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में वो बोरो कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में बोरो कर सकते हैं, नॉर्मल में वो नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड भी रॉन्ग, फर्स्ट भी रॉन्ग, केवल सेकंड करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, बी। देखो शेड्यूल कमर्शियल बैंक एक तो सेकंड शेड्यूल में लिस्ट होनी चाहिए, दूसरी चीज़ 5 लाख उनके पास रिजर्व कैपिटल होनी चाहिए, और एक और तीसरी चीज़ है जो शेड्यूल बैंक को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बनाती है, क्या, थर्ड कंडीशन है कि वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे जो उसके डिपोजिटर्स के लिए हार्मफुल हो, ठीक है। किसी भी ऐसी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होंगे जो भी उसके जो डिपोजिटर्स हैं उसके हार्मफुल हो, तो उसको बोलते हैं क्या, शेड्यूल बैंक्स, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, शेड्यूल बैंक्स। तो एक और चीज़ ध्यान रखना, एक होते हैं शेड्यूल बैंक्स और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स। एक होते हैं शेड्यूल बैंक्स और एक होते हैं नॉन शेड्यूल बैंक्स। जो शेड्यूल्स बैंक होते हैं मतलब वे तो देख लिया आपने किस किस में वो शेड्यूल 2 में लिस्ट होते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जो है CRR SLR इनको आरबीआई को ही डिपॉजिट कराना पड़ता है शेड्यूल बैंक्स को, लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक्स को जो वो अपने पास भी CRR SLR को CRR को अपने पास भी रख सकते हैं, ये CRR को बैंक के पास भी रख सकते हैं, लेकिन जो शेड्यूल बैंक्स हैं इनको केवल और केवल आरबीआई में ही डिपॉजिट कराना पड़ता है अपने CRR को, ठीक है। और याद रखना ये आरबीआई की विंडो से क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लेकिन ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पे ही आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। मतलब ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में बोरो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब आरबीआई चाहे तो ये बोरो भी कर सकते हैं। कौन से, नॉन शेड्यूल बैंक्स। लेकिन शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, जो मेनली बोरो कर सकते हैं आरबीआई की विंडो ऑपरेशन से। मेनली इसमें शेड्यूल बैंक्स में शेड्यूल कमर्शियल और नॉन कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स भी आ जाते हैं, और इसके अंदर तो बहुत सारे हैं ही, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेनली क्या, शेड्यूल बैंक्स और नॉन शेड्यूल बैंक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, ऐसी चीज़ बतानी है जो नॉन डेट है और कैपिटल रिसिप्ट है, ठीक है। हमें नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट के बारे में बताना है। तो अगर आपने एक वो देखा है ना, अगर आपको वो याद है बजट का जो भी वो है वो याद है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। देखो बजट में क्या होता है ना, बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रिवेन्यू साइड, ठीक है, एक होती है कैपिटल साइड, ठीक है। एक होती है रिवेन्यू साइड, एक होती है कैपिटल साइड। रिवेन्यू देखो हाँ, तो रिवेन्यू साइड में क्या होता है, रिवेन्यू साइड्स में सबसे पहले आती हैं दो चीज़ें। रिवेन्यू साइड में दो चीज़ें आती हैं, एक तो होती है रिसिट्स, एक होती है रिसिट्स, एक होती है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक होती है रिसिट्स, एक होती है एक्सपेंडिचर। अगर रिसिप्ट्स की बात करें, रिसिप्ट्स में इसमें दो चीज़ें आती हैं, रिसिप्ट्स में भी रिवेन्यू में दो चीज़ें आती हैं, एक टैक्स एक नॉन टैक्स, ठीक है। टैक्स एक नॉन टैक्स। टैक्स में क्या आता है, अगर टैक्स की बात करें, टैक्स में आ सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स भी आ सकता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स हो गया, ठीक है। तो ये आते हैं डायरेक्ट टैक्स में। फिर आप बात कर सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, जैसे कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी, कस्टम्स एक्साइज, ये सारे किस में आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो ये क्या हो गया हमारे टैक्स रिसिट्स और इन रिवेन्यू, ठीक है, तो बजट में। अब नॉन टैक्स में कैसे आते हैं, नॉन टैक्स में आते हैं जैसे कि आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, सेल गुड्स एंड सर्विसेज, आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज सेल की, वो आते हैं नॉन टैक्स में। उसके अलावा डिविडेंड या फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट, अगर है डिविडेंड या प्रॉफिट है उसको भी किस में कलेक्ट करेंगे। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है हमें किसी चीज़ से या कोई हमें डिविडेंड मिल रहा है उसको, वो भी किस में आएगा, नॉन टैक्स में। टैक्स नहीं लगा रहे लेकिन गवर्नमेंट का उससे रिवेन्यू आ रहा है, ठीक है। या फिर हमने किसी को लोन दिए थे, वो हमें इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका, तो इंटरेस्ट रेट जो भी हम रिसीव करते हैं उसको भी बोलते हैं नॉन टैक्स में आते हैं। इसके अलावा जो भी ग्रांट्स रिसीव होते हैं,
उसके अलावा जो भी ग्रांट्स रिसीव होते हैं वो भी किस में आते हैं, नॉन टैक्स में आते हैं। बार बार जो हमें ग्रांट्स रिसीव होते रहते हैं ये भी नॉन टैक्स में आते हैं। तो ये सारे किस में आ गए, नॉन टैक्स में आ गए। ये कौन सी साइड्स होगी, रिसीट्स की साइड्स होगी जो बार बार आती है, रिकरिंग जो होती है, रिकरिंग होती है जो हमें बार बार मिलती है। ठीक है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो बार बार खर्चा होता है। ठीक है, खर्चा अब होता है हमारा खर्चा जो हमारा बार बार होता है। कौन सा हमारा खर्चा बार बार होता है, मान लो आपको कोई इंटरेस्ट देना है, आपने कोई लोन लिया उसका इंटरेस्ट आपको देना तो वो इसमें आ जाएगा, लोन का इंटरेस्ट। इसके अलावा आपको कहीं पे ग्रांट्स देने, वो बार बार देने पड़ जाते हैं तो वो ग्रांट्स एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसके अलावा सब्सिडीज़ हर बार देनी पड़ती हैं, ठीक है, तो वो सब्सिडीज़ एक्सपेंडिचर में आ जाएंगी। उसके अलावा डिफेंस में जो खर्चा होता है, या फिर सर्विसेज, सैलरीज, पेंशन, सैलरीज, ठीक है, सैलरीज, पेंशन, जो भी सारी चीज़ इंक्लूड होती हैं ये किस में होती हैं, एक्सपेंडिचर में ही होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता करनी है कि बजट में दो साइड होती हैं, एक रिवेन्यू साइड और एक कैपिटल साइड। रिवेन्यू साइड्स में एक होते हैं रिसिट्स, एक होते हैं एक्सपेंडिचर। रिसिट्स में आते हैं टैक्स, नॉन टैक्स, और एक्सपेंडिचर में हमने बता दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं कैपिटल साइड। कैपिटल साइड में भी सेम होता है, एक होते हैं रिसिट्स और एक होती हैं एक्सपेंडिचर। मतलब वन टाइम में ही जो बड़ा सेटलमेंट होता है उसको बोलते हैं, ये बार बार नहीं होता, ये एक ही बार हो जाता है। रिसिप्ट में ऐसा कौन सा होता है जो एक ही बार हम लेते हैं, जैसे कि डेट, हमने कोई डेट लिया मतलब जैसे कि इंटरनल उससे डेट लिया मार्केट से, या फिर एक्सटर्नल किसी से डेट ले लिया, उसको बोलते हैं क्या, डेट। जो होते हैं नॉन डेट अकरिंग कैपिटल, वो रिसीट्स। ठीक है, उसके बाद होते हैं नॉन डेट अकरिंग, जो डेट नहीं करवाते, जैसे कि आप जैसे कि किसी ने लोन दे दिया, ठीक है, लोन्स रिकवर्ड। ये 1 सेकेंड यार, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, इसको यहाँ लिख लो। ठीक है, लोन्स अगर आपने कोई रिकवर कर लिए हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर डिसइन्वेस्टमेंट अगर किसी चीज़ का गवर्नमेंट कर रही है तो वो भी किस में आएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग इसमें आएगा। किसमें, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स में आएगा। इसके अलावा अगर आप देखो एक्सपेंडिचर, यहाँ देख लो, ठीक है, एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीट्स का एक्सपेंडिचर, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा जैसे कि आपने किसी को लोन्स दिए हैं, ठीक है, आपने किसी को लोन्स दिए हैं। इसके अलावा कैपिटल गुड्स या एसेट्स हैं, कुछ भी कैपिटल गुड्स या एसेट्स हैं, तो ये सारे किस में आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। किसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये चीज़ सारी ध्यान रखना। अभी हमसे क्या पूछा था, नॉन डेट क्रिएटिंग, जो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाली हमसे पूछी गई थी, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिट्स क्या होती हैं, देखो ये पूछी गई है। 1 सेकेंड, ठीक है, तो नॉन डेट क्रिएटिंग पूछना है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग में क्या था, एक तो डिसइन्वेस्टमेंट्स थी, लोन गिवन थे, रिकवरी अगर किसी लोन की हो रही है जो हमने दिए हैं उनकी रिकवरी थी, और जो डिसइन्वेस्टमेंट की है वो थी, लेकिन टी बिल्स नहीं थे। बोरोइंग थ्रू इशुएंस ऑफ टी बिल्स, ये जो था ये कैपिटल हमारी रिसिट्स में नहीं था। ठीक है, ये कैपिटल रिसिट्स में नहीं था, ये किस में था, रिवेन्यू रिसिट्स में था। किस में था, ये रिवेन्यू रिसिट्स में था। अब जाके देखना, तो रिवेन्यू रिसिट्स में आता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। तो अगर आपको वो वाला डायग्राम याद है ना, तो आप सारी चीज़ें बता दोगे कि क्या क्या किस चीज़ में आता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड अमाउंट ऑफ टैक्स रिवेन्यू कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज डिपिक्टेड इन। देखो, टैक्स रेट और कितना अमाउंट हमने कलेक्ट किया है, वो ग्राफ किसको बताता है, तो वो ग्राफ किसको बताता है, लेफर कर्व को। किसको बताता है, लेफर कर्व को बताता है। मान लो यहाँ पे आपने रिवेन्यू कलेक्टेड मान लिया और यहाँ पे टैक्स रेट मान लिया, तो ये जो ग्राफ होता है ये इसका ऐसे ग्राफ होता है। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ तो होता है, तो इसको बोलते हैं लेफर कर्व, जो रिवेन्यू कलेक्टेड और टैक्स रेट के बीच में जो ग्राफ होता है। फिलिप कर्व आपको पता है किसके बीच में होता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और ये तो आपको पता ही है कैसा ग्राफ होता है, ये बताना मेरे को कैसा ग्राफ होता है। ठीक है, एक होता है लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व क्या होता है, लोरेंज कर्व होता है कि लोरेंज कर्व होता है, ये होता है जो भी क्यूमुलेटिव परसेंटेज होती है इनकम अर्नड, मतलब टोटल इनकम अर्नड मान लो आप। ठीक है, टोटल इनकम अर्नड मान लो जितनी भी है, क्यूमुलेटिव टोटल इनकम अर्नड मान लो कितनी है, और टोटल हाउस होल्ड्स मान लो, टोटल हाउस होल्ड्स मान लो,
टोटल हाउस होल्ड्स कितनी टोटल इनकम कमा रहे हैं उसको बोलते हैं लोरेंज कर्व, ठीक है। लोरेंज कर्व आता है, ये होती है परफेक्टली इक्वल सोसाइटी और ये ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ होता है। फिर आता है हमारा कुजनेट कर्व। कुजनेट क्या होती है, इसमें आती है इनकम इनइक्वालिटी, ये हम कर चुके हैं, इनकम इनइक्वालिटी वर्सेस पर कैपिटा इनकम के बीच में, पर कैपिटा इनकम के बीच में जो ग्राफ होता है वो होता है कुजनेट कर्व। तो इनकम इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के बीच में जो ग्राफ होता है वो होता है कुजनेट कर्व। लोरेंज कर्व आपने देख लिया, टोटल हाउस होल्ड वर्सेज टोटल इनकम अर्नड। फिलिप्स कर्व इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में होता है, और लेफर कर्व ये होता है ऐसे ग्राफ, ठीक है, ऐसे होता है ये इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। और लेफर कर्व जो होता है वो होता है ये रिवेन्यू कलेक्टेड और तो टैक्स रेट कितना होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। ये कर्व काफ़ी बार जो होते हैं ना हमारे आ जाते हैं, और मतलब स्टैटिक सा पोर्शन है, ये आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 72 जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। 74 क्या बोलता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में बताना है। सबसे पहले है फाइनेंस मिनिस्टर, उसके चेयरमैन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसके फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरमैन नहीं होते। मेनली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी में 9 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एक होते हैं चेयरपर्सन। मेनली कौन अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। उन 9 मेंबर्स में तो एक चेयरपर्सन होता है, और इसमें से एक एक मेंबर जो होता है ना, एक RBI से, एक सेबी से, एक PFRDA से, मतलब जो पेंशन फंड को जो रेगुलेट करती है, एक इंश्योरेंस IRDAI से। तो एक एक इनमें से, सब में से एक एक मेंबर इनमें से जाता है, और एक हमारे चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 मेंबर होते हैं। 2 मेंबर जो होते हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से होते हैं, और 2 मेंबर जो होते हैं वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो मेंबर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होते हैं। और ये जो थी ये सबसे पहले बनी ही कब थी, ये 2020 में बनी है, ठीक है। IFSC कब बनी है, 2020 में बनी है सबसे पहले। और कौन से एक्ट के अंडर बनी है, IFSCA एक्ट के अंडर बनी है, जो 2019 में आया था। IFSC एक्ट 2019 में आया था, तो ये 2020 में बनी है ये एजेंसी IFSCA। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके, अगर आप हेडक्वार्टर्स की बात करो, गिफ्ट सिटी गुजरात, ठीक है, गिफ्ट सिटी में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और इसका जुरिडिक्शन मेनली IFSC जो है सेंटर्स उसी में है इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया इसका जो है वो जुरिडिक्शन नहीं है, केवल IFSC सेंटर में ही ये रेगुलेट कर सकती है। तो IFSC इज़ ए यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर इन इंडिया। बिल्कुल ये वहीं पे केवल अपने जो है काम कर सकती है, उससे अगर बाहर है तो बाहर तो बहुत सारी अदर्स एजेंसियां भी हैं जो वो काम करती हैं, जैसे कि RBI से भी, मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं अलग अलग जगह अलग अलग अथॉरिटी हैं कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। और मेनली जो इसके मेंबर्स होते हैं इनका जो टर्म होती है वो कितनी होती है, 3 ईयर्स होती है, और वो बाद में रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो, रीअपॉइंट भी वो हो सकते हैं, और उनकी टर्म 3 ईयर्स की होती है। 9 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसके चेयरमैन नहीं होते हैं। 2020 में बनी है, हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है, और IFSC एक्ट के अंडर ये बनी है। किसी भी एक्ट के अंडर जो बॉडी बनती है वो क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तो यस, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो और इसके फर्स्ट चेयरमैन की बात करें वो कौन है, इंजेति श्रीनिवास, ठीक है। फर्स्ट चेयरपर्सन की याद रखना, उनका नाम क्या है, इंजेति श्रीनिवास, ठीक है। तो इंजेति श्रीनिवास इसके फर्स्ट चेयरपर्सन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट, तो इसका आंसर क्या आ गया, C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। इफेक्टिव रिवेन्यू रेट के बारे में बताना है। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में बताना है। रिवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। देखो, रिवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ऐसा डेफिसिट जो हमें बार बार, जो जैसे कि सैलरी वगैरह होगी, पेंशन वगैरह होगी, जो नॉर्मल खर्चा चलाने में जो यूज़ होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में जो यूज़ होता है, जो बार बार खर्च होता है, उसको बोलते हैं रिवेन्यू डेफिसिट, उस खर्चे को। इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट होता है, मान लो आपने कोई पैसा रिवेन्यू डेफिसिट को कंप्लीट करने के लिए दिया, लेकिन वो पैसा किसी मिनिस्ट्री ने कैपिटल अकाउंट में खर्च कर दिया, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट माइनस जो भी रिवेन्यू डेफिसिट का पैसा कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करने में खर्च हो गया, उसको बोलते हैं क्या, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होता है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट्स इन एड गिवन फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। तो उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की। अब देखो, पहला दे रखा है, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन इनकमिंग इम्पोर्ट्स एंड आउटगोइंग एक्सपोर्ट इन एनुअल फाइनेंशियल ईयर। जो एनुअल, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी तो बोलते हैं इसी को, ठीक है। इनकमिंग इम्पोर्ट्स और आउटगोइंग एक्सपोर्ट जो फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं।
सेकंड है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट करती है पहले लोन लेने वाले की, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो फिजिकल डेफिसिट माइनस जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट कर दी पहले हुए लोन्स की, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। याद रखना इस चीज़ को, क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। डी है इट इज़ डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू अर्नड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं क्या? फिजिकल डेफिसिट। टोटल रिवेन्यू अर्न और टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में जो होता है वो क्या होता है? टोटल फिजिकल डेफिसिट। उसी को तो फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट हमने देख ली। तो रिवेन्यू डेफिसिट में से जब हम ऐसे ग्रांट्स को रिड्यूस कर देते हैं जो कैपिटल एसेट बनाने में यूज होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। नाबार्ड के बारे में हमें बताना है। नाबार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड सबसे पहले ये बोल रखा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर एस्टेब्लिश हुई थी। तो याद रखना जो नाबार्ड थी ये कब बनी थी? 1982 में नाबार्ड बनी थी। ठीक है, बाई एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और वो कौन सा था? नाबार्ड एक्ट था। उसको नाबार्ड एक्ट बोलते हैं। नाबार्ड एक्ट 1981 के अकॉर्डिंग ये बनी है। तो सबसे पहले एस्टेब्लिश अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्ट ही हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, सेकंड है इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई एक्ट। देखो ये देखो एस्टेब्लिश होती है नाबार्ड एक्ट के अंडर, लेकिन हाँ इसको आरबीआई रेगुलेट करता है, लेकिन आरबीआई एक्ट के अंडर नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर। इसके अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर आरबीआई इसको रेगुलेट करता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। ठीक है, और थर्ड है इट प्रोवाइड्स लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए ये लोन्स प्रोवाइड करती है। और अगर इसकी बात करें ये क्या करती है? इनडायरेक्ट फाइनेंस प्रोवाइड करती है फार्मर्स या फिर जो रूरल सेक्टर है उनको क्या करती है? इनडायरेक्ट रीफाइनेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इनडायरेक्ट रीफाइनेंस प्रोवाइड करती है नाबार्ड। और इसके अलावा अगर हम बात करें इनडायरेक्ट रीफाइनेंस के अलावा जो RIDF फंड है, RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मतलब जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं अगर वो अपने जो PSL नॉर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं कर पाते, अगर वो अपनी PSL नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाते तो उनको जो बचा हुआ अमाउंट है PSL का वो कहाँ पे डालना पड़ता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डालना पड़ता है। और उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है हमारा नाबार्ड। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट फाइनेंस देता है, डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देता। ये स्टेटमेंट भी याद रखनी है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है। इनडायरेक्ट फाइनेंस करता है और रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो है उसको ये रेगुलेट करता है। कब बना था? 1982 में बना था और नाबार्ड एक्ट के अंडर बना है। और इसको RBI रेगुलेट करता है, लेकिन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर इसको रेगुलेट करता है। और उसके जो गवर्नेंस होता है मेनली इसमें कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जिनको कौन अपॉइंट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको वो करती है। क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करती है। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसमें बनाती है। तो 76 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। 77 क्या बोलता है? अनलाइक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्ट। देखो दो चीज़ें, एक स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट। कल 1 सेकेंड, कल क्या हुआ था कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें बताया गया था कि एक लेडी है, वो क्या होती है, एक कल नहीं यार सॉरी, शायद लास्ट टेस्ट सीरीज जो मैंने इकोनॉमी की करवाई हुई है शायद उसमें एक क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन क्या था कि एक लेडी है और वो प्रेजेंटली कोई जॉब कर रही हैं, और अगर वो प्रेजेंटली कोई जॉब कर रही हैं लेकिन उनको लग रहा है कि नहीं ये जो जॉब है ये मेरे लायक नहीं है, तो वो जॉब को छोड़ देती हैं और क्या करती हैं? कोई दूसरी जॉब के लिए फॉर्म भर देती हैं। तो उसके बीच में जब वो जॉब को छोड़ती हैं और दूसरी को फॉर्म भरती हैं, जब तक वो नहीं लगती हैं तो उस टाइम पे जो अनएम्प्लॉयड होती है तो वो क्या होता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रखा है कि मतलब वो जो मैंने वो सिचुएशन बताई उसके लिए बता रही हूँ, वो अंडर एम्प्लॉयड के में भी कैटेगराइज हो सकती है। तो अनलाइक इसने बोला कि स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट की तरह नहीं, जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो डायरेक्ट रिजल्ट है शिफ्ट इन इकोनॉमी। देखो इकोनॉमी में जब भी शिफ्ट होता है ना तो वो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है। स्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी में जब चेंज होता है तो वो क्या होता है? स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है। फ्रिक्शन में क्या होता है मेनली? देखो जैसे कि हो गया फ्रिक्शनल, मतलब उसने जॉब छोड़ दी तो वो क्या होगा? फ्रिक्शनल हो गया, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से वो मैच नहीं कर रही। ठीक है, अपने को कम, मतलब अपनी जॉब को कम मान रही है, अपनी पोटेंशियल को ज़्यादा मान रही है, तो इसलिए इसने जॉब छोड़ दी, तो वो हो सकता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी चेंज होता है। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की तरफ इंडिया ज़्यादा जा रहा है, तो जिसको भी डिजिटल एसेट्स चलाने आते हैं या उसमें उसको नॉलेज है तो उसको जॉब जल्दी मिल जाएगी, और जिसको नहीं आते वो रह जाएंगे। तो इसका मतलब जो पहले एग्रीकल्चर करते थे, अगर अब उन्होंने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में वो आ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है डायरेक्ट स्ट्रक्चर में चेंज होना। तो ये स्टेटमेंट जो हमारी फर्स्ट रॉन्ग हो जाती है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज डिफरेंट। सेकेंड है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज टेम्परेरी फिनोमिना वेयर एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैन लास्ट फॉर ईयर्स। देखो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना। जब तक आप किसी इकोनॉमी को स्किल नहीं करोगे तब तक वो रहेगा ही रहेगा, तो वो टेम्परेरी नहीं होता, वो क्या होता है, ज़्यादा टर्म के लिए होता है। तो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट कई साल तक रहता है, लेकिन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, अब उसने जॉब छोड़ दी, दूसरी लगनी है तो जल्दी लग जाएगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी फिनोमिना होता है, जबकि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो आंसर करेक्ट पूछा तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ जाता है, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। एड वैलोरम टैक्स के बारे में बात करनी है। ठीक है, एड वैलोरम पे सबसे पहले इट इज टैक्स ऑन गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीजर साइज एंड वेट। देखो किसी भी मीजर साइज और वेट पे जब कोई टैक्स लगता है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टैक्स उसको बोलते हैं। ये एडवांटेजियस होता है क्योंकि ईजिली इसको इम्पोज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक टैक्स को बोलते हैं जो मीजर साइज और वेट पे लगता है। तो एड वैलोरम टैक्स उस पर नहीं लगता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड, प्रॉपर्टी टैक्स लिवाइड ऑन रियल इस्टेट इज अ टाइप ऑफ एड वैलोरम टैक्स। एड वैलोरम टैक्स होता है किसी भी वैल्यू की जो किसी भी कमोडिटी को सेल करने से जो वैल्यू आती है तो उसको बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, उसकी वैल्यू पे लगाया जा सकता है। ये लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि किसी भी कमोडिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका पता करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और मेनली रिच पे इसका बर्डन आ जाता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो लगाया जाता है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल एड वैलोरम टैक्स में आता है और ये मेजर साइज और वेट पे नहीं डिपेंड करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी इसकी करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी इसमें क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 78 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। टोबिन टैक्स के बारे में बताना है। देखो काफ़ी बार ये टोबिन टैक्स जो है हमारे इसमें यूज़ हुआ है। टोबिन टैक्स फर्स्ट है, इट इज़ टैक्स लिवाइड ऑन स्पॉट करेंसी कन्वर्जन टू रिड्यूस एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। टोबिन टैक्स क्या होता है, ये मेनली जो भी हाँ देखो क्या होता है ना, समटाइम्स बहुत ज़्यादा करेंसी जो है ना हमारी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको रोकने के लिए एक्सचेंज रेट को रोकने के लिए करेंसी के टैक्स लगाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, टोबिन टैक्स बोलते हैं। टैक्स लिवाइड ऑन स्पॉट करेंसी कन्वर्जन टू रिड्यूस एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टोबिन टैक्स। सेकंड है, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना ये क्या है, ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है, ना कि इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, याद रखना ये डायरेक्ट टैक्स है, टोबिन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं आता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए। और एक टाइप का जो टोबिन टैक्स है वो इंडिया में पहले ही है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। क्या होते हैं उसको, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कब आया था, 2004 में आया था। कब आया था, 2004 में सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स आया था। और ऐसे जो भी मतलब हर एक ट्रांजेक्शन पे लगाया जाता है सिक्योरिटीज़ के, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में जो भी लिस्टेड हैं, उन हर एक ट्रांजेक्शन पे ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स जो है लगाया जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट मेनली हर बार बजट के थ्रू इसको मतलब क्या होती है, प्रिस्क्राइब करती है, चेंज करती रहती है। तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टोबिन टैक्स नहीं आता है। तो टोबिन टैक्स एक टाइप का टैक्स है जो एक्सचेंज रेट को, वोलेटिलिटी मार्केट को कम करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो याद रखना ये क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्स है। देखो अब ये तो हो गया हमारा कि ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, तो आंसर आ गया ए। तो अदर डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से आते हैं आपको पता है, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स। ठीक है, उसके बाद मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कि आपको मिनिमम तो देना ही होगा, बेशक आपका प्रॉफिट जीरो हो। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, उसके बाद कैपिटल गेंस टैक्स, उसके अलावा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये देखिए ये भी डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, उसके बाद होटल रिसीट टैक्स, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो ये सारे टैक्स क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। फिर आते हैं नॉन टैक्स, मतलब सॉरी ये क्या होते हैं, देखिए ये जितने भी टैक्स मैंने बताए ना, ये सारे कौन लगाते हैं, यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। और ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स हैं। कौन लगाती है, ये यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। अगर हम बात करें अब स्टेट गवर्नमेंट की कि स्टेट गवर्नमेंट कौन से डायरेक्ट टैक्स लगाती है, तो उसमें आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स।
एग्रीकल्चर इनकम टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स आप बोल सकते हो, प्रोफेशनल टैक्स या फिर लैंड रिवेन्यू, ठीक है। उसके बाद स्टैंप या फिर रजिस्ट्रेशन ड्यूटी, ठीक है। प्रॉपर्टी टैक्स जो अर्बन एरियाज में लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स जो अर्बन एरियाज में लगता है, तो ये सारे टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है और ये सारे क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स हैं। और डायरेक्ट टैक्स सेंटर के आपने देख लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टोबिन टैक्स एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। एक्सचेंज रेट जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में उसको स्टॉप करने के लिए ही यूज़ होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इन इंडिया एज पर सेबी। सेबी के अकॉर्डिंग अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में कौन सा होता है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में सेबी के अकॉर्डिंग क्या क्या आता है, ठीक है। तो देखो इन्वेस्टमेंट फंड्स है ना, कई टाइप के होते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स कई टाइप के होते हैं, उसमें से एक टाइप है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में भी कई टाइप की कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। इसमें भी कई टाइप की कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, ठीक है। ये 3 टाइप की कैटेगरी आती हैं, ठीक है। ये 3 टाइप की कैटेगरी आती हैं। अब जो 3 टाइप की कैटेगरी आती हैं, अगर हम फर्स्ट टाइप की कैटेगरी को माने तो फर्स्ट टाइप की कैटेगरी में क्या होता है, ये ऐसे अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, जो मतलब इकोनॉमी में पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट इनका होता है इकोनॉमी पे। जैसे कि आप मान सकते हो फर्स्ट में वेंचर कैपिटल फंड, ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड, एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, SME जो फंड होते हैं, सोशल वेंचर फंड जो होते हैं, और फिर इंफ्रा फंड जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्ट करते हैं, इंफ्रा फंड जो होते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं, कैटेगरी 1 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं, जिसका इफेक्ट पॉजिटिव होता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे। फिर होते हैं सेकंड क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो ना इधर कैटेगरी 1 में होते हैं ना कैटेगरी 3 में होते हैं, जैसे कि प्राइवेट एंटिटी, डेट फंड, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी, डेट फंड। तो ये सारे किस में आते हैं, कैटेगरी 2 में आते हैं। फिर आते हैं हमारी कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 क्या होती है, जो एक्सेसिव रिस्क मतलब ऐसे कैटेगरी के फंड्स जो मेनली ज़्यादा रिस्की होते हैं और ये कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं हेज फंड, इनको क्या बोलते हैं, हेज फंड भी इनको बोलते हैं, जो कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और इन पे जो सेबी के जो नॉर्म्स होते हैं वो स्ट्रिक्टर भी होते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं इनके ऊपर, नहीं तो ये जो भी कैपिटल मार्केट है उसको डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड इन टाइप के होते हैं। तो अब देखो इसमें एंजल इन्वेस्टर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में आता है, इसमें कैटेगरी नहीं बताई, लेकिन आपको ये देखना है कि यस एंजल इन्वेस्टर हमने बोला, ये सोशल वेंचर फंड हमने बोला, उसके बाद हेज फंड भी इसमें आते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें नहीं आते, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट मॉडल है, लेकिन ये क्या है, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं आते हैं, ठीक है। तो याद रखना म्यूचुअल फंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में नहीं आते, ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो इन्वेस्टर हैं उसमें आते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ठीक है। अगर हम अदर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, अदर इन्वेस्टमेंट्स होते कौन से हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड तो आपने देख ही लिया। म्यूचुअल फंड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि मेनली जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके सेविंग्स को पुल करती है, फिर उनको उनके बिहाफ पे पैसे कहीं पे लगाते हैं और जो भी डिविडेंड आता है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टर पे एंट्री फी भी लगती है, एग्जिट फी भी लगती है। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड, मेनली इन्वेस्टमेंट फंड में आते हैं। तो ये अदर इन्वेस्टमेंट फंड देखो, एक तो हो गया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो कि किस में आते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड में ये आ गया। एक हो गया म्यूचुअल फंड, एक हो गए हमारे हेज फंड आपने देख लिया किस टाइप के, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। और जो हेज फंड होते हैं ना, याद रखना उनमें जो मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है ₹1 करोड़। 1 करोड़ इसमें आप मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो। हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड होते हैं ये हेज फंड, ठीक है। एक होते हैं राइट्स इनवाइट्स, एक होते हैं राइट्स इनवाइट्स, एक होते हैं रियल इस्टेट वाले, और एक ये होते हैं इंफ्रा इन्वेस्टमेंट वाले। ये इंफ्रा इन्वेस्टमेंट वाले, ये रियल इस्टेट वाले, ये भी रिच आदमी के लिए होते हैं, क्योंकि ये हाई नेट क्योंकि इसमें जो रियल इस्टेट वाले में है मिनिमम आप 2 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम 2 लाख इन्वेस्टमेंट। और इनवाइट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें आप मिनिमम 10 लाख मिनिमम है इसमें इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें मिनिमम 10 लाख है, इसमें 2 लाख है। और हेज फंड है उसमें तो मिनिमम कितनी है, 1 करोड़ है, ठीक है। तो याद रखना। और जो ये राइट्स वाले हैं ये रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, और जो ये इनवाइट्स वाले ये इंफ्रा डेवलपमेंट में खर्च करते हैं, फिर ये जो भी टोल वगैरह हैं उनसे ये पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना ये राइट्स, इनवाइट्स, हेज फंड, म्यूचुअल फंड, ये सारे क्या हैं, ये सारे ही इन्वेस्टमेंट फंड हैं। लेकिन अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में कौन कौन से आते हैं वो हमने आपको
बता दिए हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, 3 वाले काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं, फर्स्ट वाले जो होते हैं वो पॉजिटिव स्पिलओवर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे, और जो ना फर्स्ट में आते ना थर्ड में आते वो होते हैं सेकंड वाले, ठीक है, बीच के। इसके अलावा एक और होते हैं इन्वेस्टमेंट फंड, वो होते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, और उसमें आते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ये भी इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं। तो ये कई सारे टाइप के इन्वेस्टमेंट फंड है, ये आपने देख लिए हैं, और इसके बारे में एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आप जाके अपनी बुक खोलो और उसके बाद में पढ़ो। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 क्या बोलता है, सीपीआई कवर्स बोथ गुड्स एंड सर्विसेज वाइल डब्ल्यूपीआई कवर्स ओनली गुड्स। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों यूज होती हैं, मतलब कैलकुलेट होती हैं, और डब्ल्यूपीआई में केवल गुड्स को कैलकुलेट किया जाता है। फूड इन्फ्लेशन इज बेटर रिफ्लेक्टेड इन डब्ल्यूपीआई देन सीपीआई। देखो सीपीआई में क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस, इसमें फूड एंड फ्यूल इसमें होती है। सीपीआई में क्या होती है, फूड एंड फ्यूल का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है, अप्रोक्स 40 to 50% सीपीआई में फूड का जो फूड एंड फ्यूल का कंसेप्ट होता है। तो फूड इन्फ्लेशन बेटर कहाँ पे रिफ्लेक्टेड है, सीपीआई में, ना कि डब्ल्यूपीआई में। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। ठीक है, यह सीपीआई डब्ल्यूपीआई बेस ईयर इसका बता रखा है, कौन कैलकुलेट कर रखा है वो भी हमने बता रखा है। सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में भी हम कर चुके हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे। 82 क्या बोलता है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फिएट मनी। फिएट मनी के बारे में बताना है। देखो फिएट मनी क्या होती है, कोई भी चलो देख लेते हैं पहले स्टेटमेंट। इट हैज़ इंट्रिंसिक वैल्यू, यस इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, मतलब करेक्ट वैल्यू बतानी है, सॉरी, ठीक है, इसकी करेक्ट वैल्यू बतानी है, करेक्ट वैल्यू बतानी है इसकी। वन सेकेंड, देखो इसमें बोला क्या है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, फिएट मनी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, नहीं होती है। बैक किसी फिजिकल कमोडिटी से ये नहीं होती है, लूज वैल्यू नहीं करती है। तो याद रखना, देखो ये फोर्थ स्टेटमेंट, इसका आंसर दे रखा है डी। लेकिन ये फिएट मनी तभी रिफ्यूज़ नहीं की जा सकती जब ये लीगल टेंडर हो, जब क्या ये लीगल टेंडर हो। लीगल टेंडर, कोई भी फिएट मनी लीगल टेंडर कब बनती है, जब उसको जब वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो सकती है, जब वो किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं लीगल टेंडर। जैसे कि आप मान सकते हो कि फिएट मनी तो जो 500 और 1000 के नोट्स हैं अभी जो इंडियन इकोनॉमी में, वो फिएट मनी में आएंगे क्योंकि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। ठीक है, लेकिन वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, लीगल टेंडर केवल वही होता है जो रिफ्यूज़ नहीं किए जा सकते। तो ये भी फिएट मनी में आते हैं, लेकिन को आप रिफ्यूज़ कर सकते हो। वही अभी जो का 2000 का नोट है वो क्या है, फिएट मनी भी है और लीगल टेंडर भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इशू किया है और वो लीगल टेंडर भी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि इसका आंसर हमें दे रखा है डी। लेकिन मेरे ख्याल से फिएट मनी और लीगल टेंडर के बीच में डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि लीगल टेंडर मना नहीं हो सकता किसी भी काइंड के सेटलमेंट के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना है आपको। फिएट मनी जब भी किसी वैलिड हो जाती है सारे डेट और ट्रांजैक्शंस के लिए थ्रू आउट द कंट्री, तो उसको लीगल टेंडर बोला जाता है। तो आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। 83 क्या बोलता है, इकोनॉमी में बताना है स्टेटमेंट्स के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन टू द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में जो अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बोलते हैं उसको। तो देखो जो ये अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, ये क्या होता है, अनएम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स, नॉट टोटल पॉपुलेशन। टोटल नंबर ऑफ लेबर इन लेबर फोर्स में जितने पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, क्या होता है, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। बिल्कुल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में टोटल पॉपुलेशन से ऐड होगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जितने भी लेबर फोर्स में होंगे उनसे डिवाइड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या आ गया हमारा बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। 84 क्या होता है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो स्टैगफ्लेशन मतलब होता है, स्टैग मतलब स्टैगनेंट और इन्फ्लेशन मतलब स्टैगनेंट मतलब इकोनॉमी होती है, स्टैगनेंट इकोनॉमी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ेगा। स्टैगनेंट इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा है, तो ये होता है स्टैगफ्लेशन। फर्स्ट है द स्टैगफ्लेशन इज ए पीरियड ऑफ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और इकोनॉमिक आउटपुट में भी स्टैग्नेशन आ जाती है। सेकंड, इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय रेजिंग एम्प्लॉयमेंट रेट इन कंट्री। देखो एम्प्लॉयमेंट रेट नहीं बढ़ता, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी।
थर्ड है जनरली डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। देखो एक चीज़ बताओ, स्टैगफ्लेशन में क्या होते हैं, इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ती ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाता है। जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी, उनके पास इनकम नहीं होगी, पास उनके पास पैसे खर्चने के लिए नहीं होंगे। अब जब उनके पास पैसे खर्चने के लिए नहीं होंगे तो फिर वो डिमांड कैसे करेंगे, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तो इसका मतलब हो नहीं सकता। तो नहीं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन में नहीं होता है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, तो ऐसे आपको थोड़े से कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तो आपके ऐसे वाले कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोलता है, एनबीएफसीज के बारे में बताना है। और किसके बारे में बताना है, एनबीएफसीज के बारे में बताना है। एनबीएफसीज के बारे में बताना है। फर्स्ट है ऑल एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एक्ट। सारी जो एनबीएफसी हैं वो आरबीआई एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो या क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, जितनी भी जो एनबीएफसीज होती हैं कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, याद रखना कंपनीज एक्ट के अंडर होती हैं ये, ना कि आरबीआई एक्ट के अंडर। सेकंड है दे आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। बिल्कुल ये पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं। थर्ड है ऑल एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड बाय सेबी। सबको सेबी रेगुलेट करता है। तो क्या ये है कि इन सबको सेबी रेगुलेट करता है, ऐसा नहीं है कि सबको सेबी रेगुलेट करता है। सबकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं। तो बतानी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो करेक्ट क्या है, ओनली बी। अच्छा देखो, नीचे बोल रखा है करेक्ट और ऊपर बोल रखा है नोट करेक्ट। नोट करेक्ट हमें बतानी है, नोट करेक्ट बतानी है तो हमें क्या आएगा इसका आंसर 1 और 3। ठीक है, हमें बतानी थी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारी करेक्ट है। ये कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती हैं और पेमेंट सेटलमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये चेक्स जो हैं ये इशू नहीं कर सकती हैं। ठीक है, इनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन जो है इनको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि देखा जाए कि इनको कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इनको वो करते हैं। अगर इनकी बात करें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको करता है नेशनल हाउसिंग बोर्ड। उनको कौन करता है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। फिर है मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, या फिर इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स होते हैं, या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, या फिर आप बात करो म्यूचुअल फंड्स, उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको करता है सेबी। उनको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। और सेबी किस किस को रेगुलेट करता है, वेंचर कैपिटल फंड को, राइट्स को, इनवाइट्स को। तो इन सबको भी कौन रेगुलेट करता है, सेबी ही रेगुलेट करता है। उसके अलावा अगर आप बात करो इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, IRDAI। ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद एसेट फाइनेंस कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, RBI। उसके अलावा जो निधि कंपनीज होती हैं या फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो होती हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर उनको वो करता है। उसके अलावा चिट फंड्स जो होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, उनको करता है स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड। कौन करता है, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ चिट फंड इनको रेगुलेट करता है। तो याद रखना चिट फंड्स को कौन करता है, निधि कंपनीज को कौन करता है। ये सारी क्या है, एनबीएफसीज हैं। याद रखना ये सारी एनबीएफसीज हैं जिनको ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब कोई एक जो वो है ये इनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से इनको डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कोई एक इंस्टीट्यूशन इनको रेगुलेट नहीं करता है। एक सबसे फेमस एक क्लासिफिकेशन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, एक होते हैं मतलब नॉन बैंक्स में ही आते हैं। क्या नॉन बैंक्स में ही आते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये क्या होते हैं, ये नॉन बैंक्स होते हैं और ये डायरेक्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये डायरेक्ट डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीपल से डायरेक्ट डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और इनका जो फाइनल रेगुलेटर कौन होता है, आरबीआई इनका रेगुलेटर होता है। और क्या नाम लेते हैं, बेसल नॉर्म्स एप्लीकेबल इन पे होती हैं। ठीक है, तो याद रखना ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 4 सबसे फेमस है। 4 सबसे फेमस कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है हमारा एग्जिम बैंक। सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक कब बना था, जनवरी 1982 में। कब बना था, जनवरी 1982 में। और ये 100% क्या, गवर्नमेंट ओन्ड है। याद रखना 100% इसको कौन ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है। और मेनली ये जो भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड उसको रेगुलेट करता है। उसके बाद आता है हमारा नाबार्ड। थोड़ी देर पहले ही हमने किया था। ये कब बना था, याद रखना, ये जुलाई 1982 में बना था। कब बना था, जुलाई 1982 में बना था। स्टैट्यूटरी बॉडी है, तब भी मैंने बताया था। और याद रखना 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। क्या है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड है ये भी। और इसकी बात करें
ये किस किस को रेगुलेट करता है, ये किस किस को रेगुलेट करता है, जो रीजनल रूरल बैंक है उनका रेगुलेटर है, ये कोऑपरेटिव बैंक्स है उनका रेगुलेटर है, ठीक है, उनका अल्टीमेट मतलब इमीडिएट रेगुलेटर है। रीजनल रूरल बैंक हमने पढ़ा था, इसमें ड्यूल रेगुलेशन होता है, एक होते हैं आरबीआई जो इनका अल्टीमेट रेगुलेटर होता है और एक होता है ये नाबार्ड जो इनका नॉर्मल सुपरवाइज जो इनको करता है। फिर आता है ये क्या करता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस करता है, मैंने आपको बताया था जो भी फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको इनडायरेक्ट रीफाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या करता है, ये रीजनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को भी रेगुलेट करता है, जिसमें पीएसएल से आने वाला जितना भी शॉर्टफॉल का पैसा है शेड्यूल कमर्शियल बैंक से वो सारा इसी में आता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, और ये उसको रेगुलेट करता है। तो ये हो गया हमारा नाबार्ड के बारे में। इसके अलावा हमारी थर्ड आती है नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड कब बना, ये 1988 में बना है। कब बना है, 1988 में नेशनल हाउसिंग बोर्ड बना है। और याद रखना 2018 पहले जो था ये 100% आरबीआई ओन था, लेकिन अभी 2018 में इसकी वो हो गई है क्या, अमेंडमेंट, ओनरशिप चेंज हो गई है, ठीक है। उसके अलावा ये जितने भी जो भी बैंक्स या फिर एनबीएफसी जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते हैं ये उनको रेगुलेट करता है। उसके अलावा रेजिडेक्स इंडेक्स निकालता है, ये कौन सा रेजिडेक्स इंडेक्स ये निकालता है, मेनली रेजिडेंशियल रियल इस्टेट के जो प्राइसेस हैं उनको मॉनिटर करने के लिए रेजिडेंस इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये कौन निकालता है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड निकालता है। फिर आ जाती है एक और बॉडी सबसे इंपॉर्टेंट ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो होती है सिडबी, ठीक है, सिडबी, ठीक है, सिडबी होती है। ये सिडबी कब बनती है, 1990 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, 1990 में बनी थी। और इसके बहुत सारे बैंक्स, इसके मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करते हैं, जैसे कि एसबीआई, एलआईसी, आईडीबीआई और भी बहुत सारे, जैसे कि पीएफआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट कंपनीज, ये सारी इसको रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा ये किसको ऑपरेट करता है, याद रखना, सिडबी ऑपरेट्स करता है एसईडीएफ को। किसको, एसईडीएफ को, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड। ये क्या है, ये ऐसा फंड है जहाँ से जो अगर फॉरेन बैंक्स अगर पीएसएल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाए, फॉरेन बैंक्स अगर पीएसएल नॉर्म को फॉलो नहीं कर पाए तो उसका जो बचा हुआ पैसा, मतलब पीएसएल नॉर्म का जो पैसा होगा वो कहाँ डालेंगे, स्मॉल इंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड में डालेंगे। उसको रेगुलेट कौन करता है, सिडबी उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। और एक ये पोर्टल भी चलाता है जिसको बोलते हैं उद्यमी मित्रा एक पोर्टल है, वो भी ये चलाता है। कौन, एमएसएमई के लिए मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, इन सबको ये लोन्स प्रोवाइड करता है उद्यमी मित्रा, ये पोर्टल सिडबी ही चलाता है। तो ये 4 बहुत ही फेमस ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में आते हैं, ठीक है। तो कौन इनको रेगुलेट करता है ये आपको पता चल गया, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बोर्ड और सिडबी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये चीज़ करवा दी है। और कोई भी एनबीएफसी को केवल आरबीआई ही रेगुलेट नहीं करता, बहुत सारे हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 कंप्लीट हो जाता है, आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है, एलसीआरडी के बारे में बताना है। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन। लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, फर्स्ट है, इट इज़ नासाज फर्स्ट एवर लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये नासा का पहला लेजर बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि इट वुड यूज़ इंफ्रारेड लाइट, बिल्कुल ये इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करेगा। और याद रखना, हम मेनली जो नासा के कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं वो मेनली क्या यूज़ करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। ये है जो पहला जो इंफ्रारेड लाइट को यूज़ करेगा। सेकंड है, इट्स पेलोड विल बी होस्टेड बाय सैटेलाइट इन जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अबव द अर्थ। बिल्कुल इसका जो पेलोड होगा वो सैटेलाइट को कहाँ रख देगा, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रख देगा, अब अर्थ के ऊपर, जो कहाँ कितनी हाइट पे होगा, कितने एल्टीट्यूड पे होगा, 35,000 किलोमीटर पे होगा। कितने पे होगा, 35,000 किलोमीटर पे होगा। और जो सैटेलाइट है उसका नाम क्या है, एसटीपी सैटेलाइट। एसटीपी सैटेलाइट 6 इसको क्या करेगा, लॉन्च करेगा। और मेनली इसमें क्या है, मेनली जो टीम्स हैं जो अर्थ से जो डेटा सेंड करेंगी वो किस में करेंगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी में करेंगी। लेकिन ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट ये डेटा को रिसीव भी ऑप्टिकल सिग्नल्स में करेगा, और मतलब क्या करते हैं उसको डाइवर्ट या रिप्लाई भी ऑप्टिकल सिग्नल्स में ही ये करेगा। नासा का पहला 2 वे एंड टू एंड ऑप्टिकल रिले सिस्टम है ये, ठीक है। पहला एंड टू एंड क्या है, फर्स्ट एंड टू एंड
एंड टू एंड टू वे रिले सिस्टम है ये, ठीक है, टू वे रिले सिस्टम है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। और फ्यूचर में ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ होगा, और बस यही इसमें मेन चीज़ें हैं। और रेडियो वेव और इंफ्रा के बारे में आप डिफरेंस देख लेना। वैसे रेडियो की जो इंफ्रा की जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी से क्या होती है, कम होती है हमेशा। और सारी प्रॉपर्टीज़ आपको जाके देखनी है कि इंफ्रा और रेडियो में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका सी, ठीक है। आंसर क्या आ गया इसका सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस दैट ऑपरेट थ्रू फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी से क्या क्या होता है देख लेते हैं। देखो सबसे पहले है एलोकेशन ऑफ पब्लिक गुड। बिल्कुल पब्लिक गुड को कौन देगा, गवर्नमेंट ही देगी फिस्कल पॉलिसी के थ्रू। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये भी गवर्नमेंट ही करेगी। सब्सिडीज गवर्नमेंट देगी। इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंने बताया था, इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी गवर्नमेंट करती है लेकिन आरबीआई की हेल्प से, ठीक है। तो चारों ही फंक्शन कौन करता है, फिस्कल पॉलिसी करती है गवर्नमेंट की। तो आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। पब्लिक अकाउंट के बारे में बताना है। पब्लिक अकाउंट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आता है, ये आता है 266 में। कौन से में आता है, 266 आर्टिकल में आता है। और पब्लिक अकाउंट में मेनली 5 चीज़ें आती हैं। एक तो होते हैं एक तो प्रोविडेंट फंड होते हैं, ठीक है। एक रिजर्व फंड होते हैं जो आउटसाइड की एजेंसी करती हैं। टी बिल्स नहीं आते हैं, याद रखना टी बिल्स नहीं आते, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आते हैं। फिर स्मॉल सेविंग फंड भी आते हैं। उसके अलावा आते हैं सस्पेंसेस, उसके अलावा आते हैं सस्पेंसेस, या फिर आप आ जाते हैं डिपॉजिट एंड एडवांसेस। डिपॉजिट एंड एडवांसेस भी इसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़, रेमिटेंसेस, ये सारे पब्लिक अकाउंट में आते हैं। रेमिटेंसेस, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, सस्पेंसेस और स्मॉल सेविंग फंड और रिजर्व फंड और प्रोविडेंट फंड, ये सारे किस में आते हैं, पब्लिक अकाउंट में आते हैं। टी बिल्स किस में आता है, कंसोलिडेटेड फंड में आता है। तो 3 नहीं होगा, तो 3 नहीं होगा, तो देखो 3 नहीं होगा, तो फर्स्ट 2 एंड 4 सारे हैं। तो आंसर क्या आ गया इसका बी, ठीक है। आंसर क्या आ गया बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना कि पब्लिक अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। हमें बताना है ऑफ बजट बोरोइंग के बारे में। ऑफ बजट बोरोइंग, देखो क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी चाहती है कि उस पे फिस्कल डेफिसिट का जो अमाउंट है वो ना बढ़े इन द सेंस इनडायरेक्टली ना बढ़े, मतलब वो बजट में ना दिखाया जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफ बजट बोरोइंग करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट क्या करती है, डायरेक्ट बजट में उसको ना इंक्लूड करके उस बोरोइंग को किसी भी अपने बिहाफ पे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से बोरो करवाती है, ठीक है। और वो बजट में भी फिर इंक्लूड नहीं होता, तो उसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। दे आर दी लोन्स टेकन बाई पब्लिक इंस्टीट्यूशन विच बोरोज ऑन डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल ये उनके डायरेक्शन पे ही बोरो करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की नीड को फुलफिल करने के लिए ऐसा किया जाता है, और ये फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है। और अगर हाई ऑफ बजट बोरोइंग होती है तब भी वो फिस्कल डेफिसिट में रिफ्लेक्ट नहीं होती है। मतलब फिस्कल डेफिसिट उतना ही दिखाया जाएगा, हाई ऑफ बजट बोरोइंग बेशक बढ़ती रहे। ऐसा ये एक एग्जांपल फूड सब्सिडी एक्सपेंडिचर में भी किया था। 2020-21 में भी क्या किया गवर्नमेंट ने, केवल जो फूड सब्सिडीज़ के लिए जो मनी देनी थी केवल हाफ एलोकेट की, और हाफ जो थी वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बोल दिया कि आप जो है मार्केट से बोरो कर लो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ थी कि इससे क्या होता है, जो भी रेटिंग एजेंसीज है उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बजट को ही देखती हैं, वहाँ के फिस्कल डेफिसिट को देखते हैं, ऑफ बजट बोरोइंग को वो कैलकुलेट नहीं करते हैं जो भी रेटिंग एजेंसी है। तो इसके बचने के लिए मेनली गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफ बजट बोरोइंग करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट कैन रिजोर्ट टू, नहीं वो नहीं कर सकती है। तो आंसर आ गया ए, ठीक है। आंसर आ गया ए। तो ये होगी ऑफ बजट बोरोइंग, ठीक है। तो देखो ये तो ऑफ बजट बोरोइंग होगी, लेकिन देखो बजट तो और टाइप, देखो एक हमने पढ़ा था जीरो बेस्ड बजट, ठीक है। जीरो बेस्ड बजट और भी बहुत सारे टाइप के बजट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल बजट और फिर परफॉर्मेंस बजट, जीरो बेस्ड बजट पढ़ लिया। सनसेट बजट याद रखना, सनसेट बजट क्या होता है देखना। जेंडर बजट, प्लान बजट, नॉन प्लान बजट, रिवेन्यू बजट, कैपिटल बजट। तो ये सारे टाइप के जो बजट है ना, ये जाके देखना कि क्या क्या होता है इन सब में। डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 89 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बताना। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम टू कैलकुलेट, अगर हमें क्या बतानी है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बतानी है, मतलब हमारा नेशन कितने पैसे खर्च कर सकता है हमें वो बताना है। तो करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेट नेशनल प्रोडक्ट। देखो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से
जो हमें बाहर वालों ने दिया वो खर्च करने के लिए तो दिया है, तो वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में ऐड होगा, ना कि एक्सक्लूड होगा। ठीक है, तो याद रखना वो क्या होगा, ऐड होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। सेकंड है राइज इन टैक्स पेमेंट, टैक्स जब बढ़ जाते हैं। डिक्रीजेज द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पब्लिक, बिल्कुल, तो पब्लिक पैसा कम खर्च कर पाएगी, उनके पास खर्च करने के लिए पैसा कम होगा, तो उसी को बोलते हैं क्या, बिल्कुल ठीक है। अगर टैक्स बढ़ जाएंगे तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो सेकंड सही है, तो आंसर आ गया बी, फर्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताना है। इट इज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। याद रखना ये थर्ड लार्जेस्ट नहीं है, 9th लार्जेस्ट है। कौन सी है, 9th लार्जेस्ट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग। सेकंड है इट इज़ सब्सिडरी ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये, उसके वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इसकी सब्सिडरी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड ये जो है ये किसके अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है। कब बनी है ये, 1996 में बनी है। ठीक है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी विद नेशनल कवरेज यही थी। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 1996 में ये बनी थी, इंडियन सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। तो थर्ड है निफ्टी 50 फ्लैगशिप इंडेक्स ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बिल्कुल निफ्टी 50 एक इंडेक्स है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निकालता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें इनकरेक्ट ही बताना है, आंसर आ गया बी। ठीक है, आंसर क्या आ गया, बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब हमें बताना है किसके बारे में, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताना है। डिमांड मतलब डिमांड बढ़नी चाहिए। फर्स्ट है इट एग्जिस्ट व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ ए गुड और सर्विसेज आउटस्ट्रिप्स एग्रीगेट सप्लाई, बिल्कुल जब डिमांड बढ़ती है सप्लाई से, उसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। सेकंड है इन केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन द इकोनॉमिक ब्रेकआउट्स ऑफ फिलिप्स कर्व, जो इकोनॉमी है वो फिलिप कर्व को ब्रेक कर देती है, उसके अगेंस्ट जाती है। देखो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बढ़ेगी। मनी सप्लाई कब बढ़ेगी, जब लोगों की इनकम ज़्यादा होगी। इनकम ज़्यादा होगी मतलब एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है इकोनॉमी में। इसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। ऐसा तो फिलिप कर्व भी बोलता है। फिलिप कर्व क्या बोलता है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है और यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। वो बोलता है कि जब हाई इन्फ्लेशन होता है, जब हाई इन्फ्लेशन होता है तो कम जो इकोनॉमी है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम होता है और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो वही हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है वो फिलिप कर्व को फॉलो करता है, ना कि ब्रेक्स करता है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है और फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया, ए। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आ जाते हैं 93 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वर रिसेंटली टेकन बाय गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए। बोला है कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, बिल्कुल नहीं। ये क्या किया गया, इसको हटाया गया है। इसकी जगह पे एक विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है, विद होल्डिंग टैक्स एक लगाया गया है, इसको हटा दिया गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है एग्जाम्पशंस फ्रॉम एंजल टैक्स फॉर सर्टेन स्टार्टअप्स, कुछ स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। बिल्कुल ये एंजल टैक्स को क्या किया गया है, रिड्यूस किया गया है। कुछ उनके लिए, कुछ स्टार्टअप्स के लिए रिड्यूस किया गया है। जैसे कि मान ले कोई स्टार्टअप है जो 10 ईयर से कम है, मतलब 10 ईयर से जो कम है अभी, मतलब उसको सेटअप हुए और उनकी जो मतलब अप टू 100 करोड़ तक उनका टर्नओवर, तो उनको एंजल टैक्स से फ्री कर दिया जाता है। या फिर आप मान लो कि कोई भी कंपनीज हैं, उनकी नेटवर्थ जो है अप्रोक्स 100 करोड़ है, उनकी नेटवर्थ अप्रोक्स 100 करोड़ है, उनका जो टर्नओवर है एटलीस्ट 250 करोड़ है, तो उनको भी क्या किया गया है, एंजल टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। तो यस, कुछ स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। थर्ड है इनेक्टमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट, बिल्कुल ये एक्ट भी लाया गया है और ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए ही है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं हमारे, करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। आंसर आ गया सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोलता है, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट। सबसे पहले रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रिवर गिरी पे है, हिमाचल प्रदेश में। और रिवर गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, याद रखना ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है।
तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है द कॉस्ट ऑफ वाटर एंड पावर कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्ट हैज़ बीन इक्वली शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल नहीं, ये कितना शेयर, ये एक याद रखना, ये नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और नेशनल प्रोजेक्ट स्कीम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर, और इसके अंडर जो प्रोजेक्ट आते हैं उसमें 90% शेयर सेंटर देता है और 10% बेसिन स्टेट्स देती हैं। तो याद रखना, तो हिमाचल कितना देगा, ओनली 10% देगा, 90% सेंटर देगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, ए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। सेस और सरचार्ज के बारे में बताना है। बोथ सेस एंड सरचार्ज आर टैक्स ऑन टैक्सेस लिवाइड फॉर स्पेसिफिक पर्पज, बिल्कुल स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही ये लगाए जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट एन ओब्लिगेशन फॉर सेंटर टू शेयर द प्रोसीड्स ऑफ सरचार्जेस एंड सेस विद स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि सेंटर को वो जो सेस एंड सरचार्ज है वो शेयर नहीं करने हैं। ठीक है, याद रखना, शेयर नहीं करने हैं। 270 में दिया गया सेस एंड सरचार्ज के बारे में आर्टिकल में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करें ना करें, ये सेंटर की मर्जी है, वो नहीं शेयर किए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर आ गया हमारा ए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम के बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटीज़, मतलब सेबी ने इसको लॉन्च किया। तो याद रखना, इसको सेबी ने लॉन्च नहीं किया, इसको किसने लॉन्च किया है, इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ही इसको लॉन्च किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज टू अडॉप्ट द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम फ्रेमवर्क, बिल्कुल नहीं, मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी। आप चाहो तो उसको वो कर सकते हो, मतलब उसमें लिस्ट हो सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं हो सकते हो, लेकिन अगर आप लिस्ट हो गए तो आपको फिर उसकी जितनी भी कंडीशंस हैं उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप लिस्ट हो गए तो आपको फिर जो उसकी कंडीशंस है उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो ये वॉलेंटरी है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रहोगे, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रहोगे, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, करेक्ट तो कोई भी नहीं, आंसर आ गया डी। ठीक है, और याद रखना ये मेंस के टॉपिक के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के टॉपिक में आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइम का मतलब मेंशन कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 97 पे। हीट अभ्यास के बारे में बताना है। तो ये क्या है, इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम। तो याद रखना ये क्या है, ये इंडिजिनस एरियल टारगेट सिस्टम है। ठीक है, इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल टारगेट सिस्टम ही है। ये किसने बनाया है, ये डीआरडीओ ने बनाया है। किसने बनाया, डीआरडीओ के भी एक जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इसको बनाया है। ठीक है, याद रखना, डीआरडीओ के भी एक डिपार्टमेंट ने इसको बनाया है। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, इसकी फुल फॉर्म है। एरियल टारगेट इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। और ये कहाँ से मतलब उन्होंने टेस्ट किया है, डीआरडीओ ने उड़ीसा से इसको टेस्ट किया गया है। किसने इसको बनाया वो हमने बता दिया। और डीआरडीओ कब बनी है वैसे, 1958 में डीआरडीओ बनी है। कब बनी है, 1958 में हमारी डीआरडीओ बनी है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दिल्ली में है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में है। एक मिनट, आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और चेयरमैन इसके कौन है, जी सतीश रेड्डी। अभी रिसेंट इसके चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी इसके वो हैं, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, तो ये इंडिजिनस अनमेन्ड एरियल टारगेट सिस्टम है, कौन, हीट अभ्यास। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। वर्क पार्टिसिपेशन रेट कौन सा डिफाइन करता है, वर्क पार्टिसिपेशन रेट। तो वर्क पार्टिसिपेशन क्या है, वर्कर्स बाय टोटल पॉपुलेशन। वर्कर्स मतलब जो मेन और मार्जिनल होते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन, उसको क्या बोलते हैं, वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताना है। ऐसा मतलब ऐसी कैश का अमाउंट जो बैंक को खुद के पास ही रखना पड़ता है सिक्योरिटीज़ के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो बैंक हैं वो क्या क्या रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, गोल्ड रिजर्व भी रख सकते हैं और स्टेट डेवलपमेंट लोन्स भी रख सकते हैं, तीनों ही रख सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। ठीक है, तो ये सारे ही रख सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। प्रलय मिसाइल के बारे में बताना है। प्रलय मिसाइल
सबसे पहले है प्रलय मिसाइल। इट इज़ लॉन्गेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल इन इन्वेंट्री ऑफ इंडियन आर्मी। बिल्कुल ये लॉन्गेस्ट सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इट इज़ क्वासी बैलिस्टिक। बिल्कुल ये क्वासी बैलिस्टिक है और इसकी एक ट्रेजेक्ट्री लो है। और ये DRDO ने डेवलप किया। बिल्कुल ये DRDO ने ही डेवलप किया। और ये क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप है। ये आपको पता चल गया कहाँ से ये मतलब टेस्ट की गई है, उड़ीसा से इसको टेस्ट की गई है। लो ट्रेजेक्ट्री है और आप इसको फ्लाइट में ही क्या कर सकते हो, मैनोवर कर सकते हो। फ्लाइट में ही आप इसको मैनोवर कर सकते हो। और 2011 में एक थी प्रहार मिसाइल प्रोग्राम। प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का ये पार्ट है। प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का ये पार्ट है। और इसकी रेंज अप्रोक्स कितनी है, 150 से 500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ठीक है। और मोबाइल लॉन्चर से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है। तो ये क्या टाइप की क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल। और जो ब्रह्मोस है सबसे फेमस मिसाइल, वो हमारी क्या है, क्रूज मिसाइल है। ठीक है, क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो याद रखना इसको। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, तो आंसर आ गया हमारा ए। तो इस तरह से हमारे टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके अलावा मैंने आपसे एक क्वेश्चन कल की वीडियो में पूछा था, किसी ने जवाब ही नहीं दिया, कि क्या मैं 50 क्वेश्चन की बजाय 25 क्वेश्चन की सीरीज के साथ आ सकती हूँ, जिससे कि आपका जो रिटेंशन रेट है ज़्यादा रहे और आप जो है पूरी वीडियो को अच्छे से देख पाओ। ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आज बता देना कि आपको 25 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए या 50 क्वेश्चंस पे ही मैं रहूं। ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।